ठीक है, देखो तो फिर सर्कुलर मोशन के लिए ना यार ये टॉपिक पहले समझो आप। मैंने कहा ना सेंट्रीपिटल फोर्स को लेकर के बड़ी कंफ्यूजन है, तो कुछ थ्योरी पहले आपके क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और दो पार्ट्स मैंने कहा चैप्टर को सॉल्व करने की होंगी, एक हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स वाला टॉपिक रहेगा, और नेक्स्ट में सेंट्रीफ्यूगल दिखाएंगे आपको। मतलब आज हम कोई भी सेंट्रीफ्यूगल को टच नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो आपने वी फाउंड, मतलब फाउंड का मतलब कहाँ पर फाउंड किया होगा, तो बेसिकली काइनेमेटिक्स में फाउंड किया होगा हमने। फाउंड मतलब कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है काइनेमेटिक्स, उसके अंदर ये प्रूफ किया जाता है कि जो सर्कुलर मोशन है उसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो वी स्क्वायर बाई आर होता है, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो तो। और अगर यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होती है देन एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दिखाते हो आप सर्कुलर मोशन में। तो पहले तो इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझो आप कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है कहीं पर, तो काइनेमेटिक्स यानी मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जाता है, बिकॉज एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो उससे प्रूफ करते हो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर होता है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल। ये आप काइनेमेटिक्स में प्रूफ कर चुके हो, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम दे रहे हो, और उसका रीजन ये है कि सेंटर की तरफ है, और ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, बिकॉज वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की तरफ आती है। अब आपने इसका रीजन, जो हमारा चैप्टर है देखो क्या है, कि हमें इसका रीजन पता करना है यार कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ से जनरेट होता है, क्योंकि न्यूटन लॉ ये कहते हैं कि कोई भी एक्सेलरेशन होगा तो उसके लिए कोई ना कोई फोर्स आ रही होगी। अब नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर, तो अच्छा ये किसी की साइड से नॉइज आ रहा है, ठीक है। इसको देखो, ये पहले सिंपल सा एक एग्जांपल है, एक बॉल मूव कर रही है इन अ सर्किल ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ये बॉल अगर हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कर रही है, वी स्पीड से मूव कर रही हो, तो काइनेमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन आप जो दिखाओगे वो टुवर्ड सेंटर दिखाओगे, सेंटर की तरफ, चाहे वो बॉल कहीं पर भी चली जाए, एक्सेलरेशन डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड सेंटर रहेगा, ये मान करके कि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है। वी स्पीड कांस्टेंट है इसकी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, स्पीड कांस्टेंट बोलोगे आप। तो न्यूटन लॉ में ये कहा जाता है ना कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बेसिकली आप कहते हो कि एक्सेलरेशन एक रिस्पॉन्स होता है, और फोर्स उस रिस्पॉन्स के पीछे का रीजन होता है, दैट मीन्स कॉज होता है। एक तरीके से फोर्स कॉज है और एक्सेलरेशन को रिस्पॉन्स, यानी कि आप उसका रिजल्ट मान सकते हो, कि इफेक्ट मान सकते हो, कि कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से जो एक्सेलरेशन है वो किसी फोर्स की वजह से आ सकता है। तो इस फिगर में अगर हम हाथ से पकड़ करके, एक हाथ से और स्ट्रिंग से बांध करके एक बॉल को घुमाएंगे, तो कौन सा फोर्स ऐसा है जो इस एक्सेलरेशन को जनरेट कर सकता है यहाँ पर? तो हाँ, टेंशन, बिकॉज हॉरिजेंटल सरफेस पे है। पहली बात तो आप ये समझेंगे हॉरिजेंटल सरफेस पे होने से क्या होगा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ग्रेविटी बैलेंस हो जाएंगे, तो उनको तो कंसिडर नहीं करेंगे, और उसके अलावा सिर्फ स्प्रिंग का टेंशन फोर्स टी दिखेगा हमें। तो ये जो टेंशन फोर्स होगा इसी को हम कहेंगे कि कैपिटल एफ की जगह पर आप कहोगे टी, मास एम की जगह कहोगे एम, और एक्सेलरेशन को हम काइनेमेटिक्स के हिसाब से कर देंगे, एक्सेलरेशन को रिप्लेस करके कर देंगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ये सिंपल सी एक इक्वेशन बन जाएगी, टेंशन बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। यानी कि आप ये कह सकते हो कि टेंशन यहाँ पर रीजन है बॉल के सर्कुलर मोशन में जाने का, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स इज द रीजन फॉर सर्कुलर मोशन। यही स्टेटमेंट आपको पहले भी मैंने कहा था, और यही पूरे चैप्टर में आज आपको देखना है। और जो चीज रीजन फॉर द सेंट्री, जो रीजन है सर्कुलर मोशन का, उसी को आप सेंट्रीपिटल कहेंगे, दैट मीन्स कि टेंशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको और क्लियर कर रहे देखो, इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि टेंशन जो है वो रीजन है सर्कुलर मोशन का, दैट मीन्स कि अगर टेंशन फोर्स नहीं होगी तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। अगर ये कहा जा रहा है कि टेंशन रीजन फॉर सर्कुलर मोशन है, तो इसका दूसरा तरीका कहने का ये भी हो सकता है कि अगर टेंशन फोर्स नहीं होगी तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल ये होता है कि अगर ये स्प्रिंग रिवॉल्व करते वक्त ब्रेक कर जाए, कहीं पर टूट जाए, तो जैसे ही स्प्रिंग टूटती है, क्या उसके बाद भी ये बॉल इसी सर्कल पर कंटिन्यू रखेगा, या बॉल का मोशन किसी और डायरेक्शन में होने लगेगा? ये बेस्ट एग्जांपल है इस बात को समझने का कि टेंशन की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा था, टेंशन के हटते ही सर्कुलर मोशन भी गायब हो जाएगा, और फिर कुछ कुछ और मोशंस जनरेट हो जाएंगे। तो बड़ा कॉमन प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप करके भी देख सकते हो। जैसे ही स्प्रिंग ब्रेक होती है, ये जो बॉल होती है ये फर्दर सर्कुलर मोशन नहीं करती, ये जिस पॉइंट पर स्प्रिंग ब्रेक होती है
एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट की डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाएगी। दैट मीन्स ये सिचुएशन बनेगी कि अगर जब तक ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तब तक तो ये सर्कुलर मोशन करेगा क्योंकि टेंशन फोर्स लग रहा होगा उसके अंदर। जैसे ही स्ट्रिंग टूटती है, स्ट्रिंग ब्रेक करती है जिस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि स्ट्रिंग मान लो ब्रेक हुई, तो जहां पर स्ट्रिंग ब्रेक करेगी एग्जैक्टली उसके बाद बॉल फर्दर सर्कुलर मोशन करने की बजाय टेंजेंट की डायरेक्शन में ऐसे प्रोसीड कर जाएगी स्ट्रिंग टूटने के बाद। तो ये मतलब एक प्रूफ भी कह सकते हो, इस बात का प्रूफ भी कह सकते हो कि हाँ टेंशन फोर्स की वजह से ही वो रिवॉल्व हो रहा था। तो जिस फोर्स की वजह से बॉडी सर्कुलर मोशन को रिवॉल्व करती है उसी को आप एक सेंट्रीपिटल का नाम दे देते हो, यानी इस एग्जांपल में टेंशन को सेंट्रीपिटल कह सकते हो। और क्लियर करने के लिए कुछ और बातें करेंगे अभी, देखो तो उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स पे आओगे आप। यहाँ पर कह रहे हैं द फोर्सेस कॉजिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज समटाइम्स कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब हम लोग वी आर फेमिलियर का मतलब हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में जो न्यूटन लॉ अभी आपने पढ़ा है उसके अंदर ये सारी फोर्सेस आपने कंसिडर करी है। फ्रिक्शन को देखा था, ग्रेविटी की फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स और फोर्सेस, स्प्रिंग की फोर्स देखी थी हम लोगों ने, ठीक है। इन सब तो ये सब तो आप ऑलरेडी देख चुके हो। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि शुड वी ऐड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द लिस्ट, मतलब कि वेराइटी ऑफ फोर्सेस इन द नेचर, मतलब हमारे नेचर में जितनी फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन हमारे नेचर में आता है, ग्रेविटी नेचर में है, नॉर्मल भी है, टेंशन भी है। तो आपसे क्वेश्चन है कि क्या इसको ऐड करोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसी लिस्ट में काउंट करेंगे कि नेचर में फ्रिक्शन भी होता है, नेचर में ग्रेविटी भी होता है, नेचर में नॉर्मल होता है, नेचर में टेंशन होता है, नेचर में ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो आंसर कह रहे हैं कि नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्सेस की कैटेगरी में नहीं जाता। सुनिएगा क्यों नहीं जाता क्योंकि गिविंग द फोर्स, देखिए, गिविंग द फोर्स कॉजिंग सर्कुलर मोशन अ नेम सेंट्रीपिटल, इस बात को समझो, अभी पीछे मैं आपको यही समझा रहा था। गिविंग द फोर्स विच कॉजेस सर्कुलर मोशन अ नेम सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है ना, इट लीड्स मेनी स्टूडेंट्स टू कंसीडर इट एज अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स रेदर देन अ न्यू रोल ऑफ फोर्स। इस बात को समझ लो यार। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आप टेंशन फोर्स को कह रहे थे कि दैट वाज रीजन फॉर द सर्कुलर मोशन, तो टेंशन को आपने एक नाम दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स का। यही स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, गिविंग द फोर्स कॉजिंग सर्कुलर मोशन अ नेम सेंट्रीपिटल, मतलब उसको सिर्फ नाम दिया जा रहा है सेंट्रीपिटल का। और इसकी वजह से हमको ये लगता है कि इस बॉडी में कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इसके अंदर टेंशन भी लगेगा और इसके अंदर सेंट्रीपिटल भी लगेगा। अगर लोगों से पूछो तो वो कहते हैं कि इस बॉल पर टेंशन फोर्स लगेगी और इस बॉल पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगी। क्या ये सही स्टेटमेंट है कि टेंशन भी लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, दोनों चीजें लगेंगी? या हाँ, या टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, टेंशन को ही आप सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम कह सकते हो। यस सर। हाँ, तो यही यही कंफ्यूजन का पॉइंट है, जिस वजह से जब भी किसी से पूछते हैं सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स आता है तो सबसे पहला जवाब सबका आता है सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, और यहाँ से कंफ्यूजन शुरुआत हो जाती है। गिविंग द फोर्स कॉजिंग सर्कुलर मोशन आर नेम सेंट्रीपिटल लीड्स मेनी स्टूडेंट्स टू कंसीडर इट एज अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स। तो ये नया कोई न्यू काइंड ऑफ फोर्स नहीं है, रेदर देन अ न्यू रोल फॉर द फोर्स है। अब इसको आप समझो, अलग फोर्स नहीं है, टेंशन का रोल वहां पर सेंट्रीपिटल की तरीके से है। टेंशन फोर्स प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल, कहीं कहीं पर नॉर्मल फोर्स विल प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल, कहीं फ्रिक्शन विल प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल। तो मतलब कि जो फोर्सेस आप अभी तक कंसीडर करते आए हो उन्हीं फोर्सेस में से कोई एक फोर्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस या थ्री फोर्सेस मिल करके सेंट्रीपिटल फोर्स के का नाम दे देंगे उसको आप। और ये जो कॉमन मिस्टेक आपसे कही जा रही है ये आपको नहीं करना है आगे। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं ना कि जो फोर्स डायग्राम यानी कि जो फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाते हो उसमें कई लोग क्या करते हैं, इज टू ड्रॉ ऑल द यूजुअल फोर्सेस। यूजुअल फोर्सेस का मतलब ये वाली फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन, ये सब। और उसके बाद लोग क्या करते हैं, एंड देन टू ऐड अनदर वेक्टर फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये गलती करते हो आप कि आप फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल भी दिखा दिया, फ्रिक्शन भी दिखा दिया, टेंशन भी दिखा दिया, जितने फोर्सेस आपको आते थे वो सब दिखा दिए, और बाद में आप क्या करते हो उसमें एक mv² का फोर्स भी फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर दिखा देते हो। तो ये एक मिस्टेक है जिसको आगे के न्यूमेरिकल्स में आप नहीं करोगे। सेंट्रीपिटल फोर्स को कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाया नहीं जाता है।
फ्री बॉडी डायग्राम में आप जिन फोर्सेस को दिखाओगे वो आपकी वही कॉमन फोर्सेस हैं जो अब तक पिछले चैप्टर में करते आए हो, कोई नया काम नहीं करना वहां पर। mv²/r कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम में आप काउंट नहीं करना, ये गलत डायग्राम हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट बिगड़ जाएगा आपका। तो वहीं पर कह रहे हैं बट इट इज नॉट अ सेपरेट फोर्स, इट इज सिंपली वन और मोर ऑफ आवर, वन और मोर, अभी जो आपसे कह रहा था कि कोई एक फोर्स, दो फोर्स या उनके कॉम्बिनेशन एक्टिंग इन द रोल ऑफ फोर्स दैट कॉजेज अ सर्कुलर मोशन। और क्लियर कर रहे हैं आपको एग्जांपल के थ्रू। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि यूजुअल फोर्स, तो तुम लोग की हेल्प करने के लिए मैंने एक और चीज बनाई है। यूजुअल फोर्सेस में आप एक इस तरीके से चलिएगा, न्यूमेरिकल जब भी करना हो ना तो आप ये वाला पेज अपने साथ रखना। सबसे पहले आपको करना है मेक फ्री बॉडी डायग्राम्स विद द चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का मतलब यही फोर्सेस आपको दिखानी है, इनमें से कोई फोर्स दिखाएंगे बस, इसके अलावा कोई फोर्स कंसीडर नहीं करोगे। मैकेनिक्स में आप जितनी प्रॉब्लम को डील करोगे उसमें इनके अलावा फोर्स आपके सामने नहीं आएगी। हाँ, मैकेनिक्स के बाहर जाते हो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाओगे तो कोलंबा फोर्स आ जाएगा, मैग्नेटिज्म में जाओगे तो लॉरेंज फोर्स आ जाएगी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स में जाओगे तो आपका न्यूक्लियस का फोर्स आ जाएगा। तो वो फिलहाल बियॉन्ड मैकेनिक्स का पार्ट हो जाएगा। मैकेनिक्स के अंदर आपको यही सारी फोर्सेस मिलेंगी। लिक्विड में जाओगे तो बॉयंसी मिल सकता है, बट अभी हम लोग इस टाइप के चैप्टर तो डील कर नहीं रहे। तो इस चैप्टर में आपको जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसमें ग्रेविटी की फोर्स दिखानी है, नॉर्मल रिएक्शन दिखाना है, टेंशन फोर्स दिखाना है, स्प्रिंग का फोर्स अगर कनेक्टेड है तो, फ्रिक्शन फोर्स अगर वहां पर रफ सरफेस है तो, और कोई एनी गिवन पुश और पुल का मतलब होता है कि अगर कोई बाय हैंड किसी बॉडी को पुल कर रहा हो या बाय हैंड किसी बॉडी को आप पुश कर रहे हो तो ये फोर्स भी आप फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाते हो। बस इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब फिर से बोल रहा हूँ, आप इसमें ये काम कभी ना करिएगा, डू नॉट एड अ फोर्स mv²/r। मुझे नहीं पता आप लोग अभी तक करते थे कि ये काम नहीं करते थे, लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर सब कुछ बनाने के बाद वो कहते हैं कि सर इसमें mv²/r क्यों नहीं लग रहा। भाई तो मैं बार बार कह रहा हूँ mv²/r फोर्स है ही नहीं कोई, वो तो किसी फोर्स की वैल्यू है। मतलब mv²/r तो m इंटू ए के में ए को रिप्लेस किया गया है v²/r से। आप में से आप लोग भी करते होगे, ऐसा नहीं है। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए ना कि बताओ इसमें क्या क्या फोर्स लगेंगी तो आप सब का आंसर आएगा सर ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, और आखिरी में सब बेकार कर देते हो ये बोल करके कि सर mv²/r भी तो लगेगा इसमें। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन से पहले ये 3-4 पन्नों का मैं आपसे डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ कि आप mv²/r को दिमाग से निकाल दीजिए। ये फ्री बॉडी डायग्राम में कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा फ्री बॉडी डायग्राम में। अगर आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम में दिखा रहे हो दैट मीन्स 100% न्यूमेरिकल गलत हो रहा है आपका। और इसके बाद वर्किंग स्टेप्स है। जब आप ये फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे उसके बाद क्या क्या करना है वो देखो। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप पर क्या करोगे आप, आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्किल। प्लेन ऑफ सर्किल का मतलब आपको ये पता करना होता है कि ये हॉरिजेंटल सर्किल है या फिर वर्टिकल सर्किल है, तो वो आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 2 पर जितनी भी फोर्सेस सर्किल के सेंटर की तरफ होंगी, टुवर्ड्स सेंटर या फिर अवे फ्रॉम सेंटर, दोनों, या तो सेंटर की तरफ या फिर अवे फ्रॉम सेंटर। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो टुवर्ड सेंटर है वो पॉजिटिव फोर्स मानते हैं और जो अवे फ्रॉम सेंटर है वो नेगेटिव फोर्स मानते हो। तो जितनी भी ऐसी फोर्सेस होंगी या जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सब को ऐड करके आप रखोगे मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दोगे v² डिवाइडेड बाय r से। मतलब पहले आप इन फोर्सेस को लेकर के अपना फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, फिर इन्हीं में से, इन 6 फोर्सेस में से जितनी फोर्सेस आपके फ्री बॉडी डायग्राम में होंगी इनमें से आप चेक करना कि इन 6 में से कौन कौन से फोर्स ऐसे हैं जो कि सेंटर की तरफ लग रहे हैं, या फिर कौन सा ऐसा फोर्स है जिसका कंपोनेंट सेंटर की तरफ है, या कौन सा ऐसा फोर्स है जिसका कंपोनेंट सेंटर से बाहर है। इन 6 में से उन सबको ऐड करके आप इक्वल टू mv²/r कर देंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन बनेगी। फिर इन्हीं 6 फोर्सेस में से, इन्हीं 6 फोर्सेस में से कुछ ऐसी भी फोर्सेस हो सकती हैं जो सर्किल के टेंजेंट की तरफ होंगी। तो जो फोर्सेस सर्किल के टेंजेंट की तरफ हैं उनको ऐड करके मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करिएगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम काइनेमेटिक्स में d/dt ऑफ स्पीड करते हैं, d/dt ऑफ स्पीड। तो आप ये सेकंड इक्वेशन बनाओगे। और
जितनी भी फोर्सेस सर्किल की एक्सिस के पैरेलल यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर होंगी, मतलब कि अगर हॉरिजेंटल सर्किल है तो उसका परपेंडिकुलर होगा वर्टिकल, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्किल, ठीक है, मतलब कि अगर प्लेन ऑफ सर्किल फॉर एग्जांपल हॉरिजेंटल प्लेन है कोई, तो इसका मतलब जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस हो जाएंगी, अगर प्लेन ऑफ सर्किल हॉरिजेंटल है तो परपेंडिकुलर मतलब ऑल वर्टिकल फोर्सेस वो आपस में बैलेंस कर दोगे आप। और अगर वर्टिकल सर्किल है तो जितनी हॉरिजेंटल फोर्स होंगी उनको बैलेंस कर देंगे। भाई इतने स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं हो सकता, कभी भी गलत नहीं होगा आपका। बट ये वर्किंग स्टेप है, मतलब ये पेज एक तरीके से आपके रिवीजन नोट्स का पार्ट हुआ। सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल करते वक्त इस पेज को सामने रखो और जो गाइडलाइंस दी जा रही है उन गाइडलाइंस को फॉलो करिए। गाइडलाइन में सबसे पहले आपको इस चेकलिस्ट के हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इस फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने के बाद नेक्स्ट जो ये 4 पॉइंट्स आपसे कहे जा रहे हैं इनको बस फॉलो करते रहिए। 100% आपका न्यूमेरिकल सही के सही होगा, कभी भी गलत नहीं होगा वो। तो हम अभी कुछ एग्जांपल देंगे जिसमें हमको यही से दिखाएंगे। रियल फोर्सेस को आप लिस्ट एक बार याद कर लीजिए, ये लिस्ट एक बार याद कर लो। mg नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग, फ्रिक्शन और कोई मतलब बाय हैंड अगर कोई फोर्स लगा रहे तो उसमें पहला कॉमन, पहले तो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला टॉपिक है ग्रेविटेशन चैप्टर से, बट क्योंकि सर्कुलर मोशन से कनेक्टेड है इसलिए इसको यहाँ पर लिया जा रहा है। सैटेलाइट्स के केस में अगर आपसे पूछा जाए, एक बार फिर से देखो, सैटेलाइट्स के केस में इस चेकलिस्ट में से कौन सा फोर्स आप कंसिडर करोगे, आप खुद सोच लो, बस इसी चेकलिस्ट को देखते रहिएगा, अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से देखो कि क्या सैटेलाइट पर ग्रेविटी की फोर्स होती है, क्या सैटेलाइट पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्या सैटेलाइट में कोई टेंशन फोर्स लगेगा, क्या स्प्रिंग फोर्स लगेगा, तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। अब सैटेलाइट फ्री स्पेस में होता है, तो फ्री स्पेस में कोई सरफेस तो है नहीं कि नॉर्मल लगेगा, कोई स्ट्रिंग भी नहीं है, कोई स्प्रिंग भी नहीं है, यानी फ्री स्पेस में सिर्फ एक ही फोर्स इन 6 में से होगी और वह है सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और कोई फोर्स नहीं है। तो आप क्या करोगे, सैटेलाइट पर सिंपल सा एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी दिखाओगे, वो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ दिखा दीजिए इसके ऊपर, और बस फर्क इतना होगा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा m इंटू जी लिखने की बजाय आप उसको प्रॉपर न्यूटन लॉ से लिखते हो, तो कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अगर कैपिटल एम मान ले और सैटेलाइट का मास अगर स्मॉल एम मान ले, तो जी m1 m2 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, बस इतना सा फर्क है। एक्चुअल में ये जो जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर है इसको ही आगे आपको बताया जाता है, इसी को आप स्मॉल जी कहते हो। तो m इंटू जी की जगह पर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर लिख रहे हो, ठीक है। तुम्हारा पहला स्टेप तो हो गया पूरा, क्योंकि इसके अलावा चेकलिस्ट में और कुछ रह नहीं गया आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्किल। अब इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, जब सिंगल फोर्स का न्यूमेरिकल है, एक ही फोर्स लग रहा है इसके ऊपर और कोई फोर्स है ही नहीं, तो वो फोर्स हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा। इसमें ज्यादा मेहनत ही नहीं है आपकी, तो आप सीधा सीधा ये कह दोगे दिस ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब हम ये थोड़ी करेंगे कि इस पे ग्रेविटेशन की फोर्स भी दिखा दें और ये कह दें कि इसके ऊपर एम वी स्क्वायर बाई आर भी लग रहा है, नहीं। जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है यही चीज सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी आपकी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्लेइंग रोल ऑफ सेंट्रीपिटल, जो पीछे आपसे कह रहे थे कि आप सेंट्रीपिटल को कुछ नया ना मानिए, जो फोर्स आपके इस लिस्ट में है, इन लिस्ट में जो फोर्सेस हैं इनमें से ही कोई ना कोई सेंट्रीपिटल बन जाएगा। तो बस यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लेते तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल जाता है रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। ये आप सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल वेलोसिटी ग्रेविटेशन में डिराइव करते हैं, बट उसको उतना चैप्टर तक वेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, यहीं पर किया जा सकता है इसको। और जब ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं तो फिर यहाँ से हम इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड अगर आप निकालना चाहो, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक ऑर्बिट जब कंप्लीट करेगा ये, तो एक ऑर्बिट कंप्लीट करने का मतलब पूरी सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई स्मॉल आर ले लेंगे इसको। तो यहाँ पर 2 पाई स्मॉल आर सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, और स्पीड की ये जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे इसके अंदर, तो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला बनता है सब्सटीट्यूशन के बाद, जब आप स्पीड की ये वैल्यू रखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ जी कैपिटल एम एंड यहाँ पर स्मॉल आर टू द पावर 3/2। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बाकी डिटेल में तो आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं कि सैटेलाइट्स की
ऑर्बिटल स्पीड और उनका टाइम पीरियड रिवॉल्व करने का क्या क्या होता है। ठीक है, यहीं से जो टाइम पीरियड निकालते हो ना, यहीं पर अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं तो टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आ जाता है आर क्यूब, जो कि शायद आपको आइडिया होगा कि ये एक लॉ है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। किसी साइंटिस्ट का लॉ है, अब कौन सा लॉ है आप बताओ थोड़ा सा, है ना, केपलर का। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें याद करने वाला पॉइंट क्या है, समझने वाला पॉइंट क्या है ना, कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो ऑर्बिटल स्पीड है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये आ रहा है कि वो उस सैटेलाइट के ही मास के इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल एम। दैट मीन्स कि सैटेलाइट आपका हैवी सैटेलाइट हो चाहे लाइट सैटेलाइट हो, एक गिवन रेडियस के लिए, फॉर अ गिवन रेडियस, उन सब के पास सेम ऑर्बिटल स्पीड रहेगी। तो इस टाइप के ऑब्जर्वेशंस भी अपने सामने रखा करो। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि अगर हम वहां पर एक हैवी सैटेलाइट रिप्लेस कर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लाइट सैटेलाइट रखिए चाहे हैवी सैटेलाइट रखिए, टाइम पीरियड और ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, वो अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा और रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे तो डिपेंड करेगा ही कि स्मॉल आर कितना है। ठीक है, तो ये तो मैंने एक नेचुरल एग्जांपल लिया है, उसके अलावा चलो नेक्स्ट एग्जांपल कुछ और दिखाते हैं आपको। देखिए, सॉरी नेक्स्ट पेज पे जाना था। कोनिकल पेंडुलम, ये ना देखो आप, कोनिकल पेंडुलम में यहाँ से आप समझ सकते हो, फ्री बॉडी डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है इसके अंदर। मैं एक बार फिर कहूंगा, बार बार आपसे एक चीज कहूंगा कि आप न्यूमेरिकल करते वक्त अभी 2-3 एग्जाम्पल तक तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन उसके बाद आपको ना ये हेल्प नहीं करूंगा मैं। इसकी एक आदत बनाइए, इसकी एक हैबिट डालो आप कि इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। जब भी आप न्यूमेरिकल करिए इसको सामने रख लो। अब आप इसमें से एक एक करके चेक करो, चेकलिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ मैं इसको कि चेक करते जाओ कि क्या मेरा ये हो गया। तो जब आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले आपने चेक किया कि क्या मैंने एम कंसिडर किया हुआ है। हाँ, तो किया हुआ है, एम कंसिडर है। क्या मैंने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कंसिडर किया है? तो आंसर है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कंसिडर करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये पेंडुलम तो हवा में है और हवा में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं होता। तो ये भी हो गया। टेंशन फोर्स कंसीडर किया है? हाँ किया गया है, टी दिखा दिया इसमें। क्या कोई स्प्रिंग फोर्स लग रहा है? जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन हवा में लगेगा नहीं। और कोई हाथ से पकड़ के पुश और पुल कर रहे हैं, वो भी नहीं है। तो चेकलिस्ट से ये हो जाता है कि आप इस बात की गारंटी हो जाती है कि अब आपके सारे फोर्सेस कंप्लीट है। अब यहाँ पर अगर आपने ये वाली हरकत कर दी कि आपने इन दो फोर्सेस के अलावा यहाँ पर सेंटर की तरफ एक एरो बनाया और कह दिया कि यहाँ पर ये mv² भी लगेगा, तो यही मिस्टेक है। यही मिस्टेक है, मैं इसी के लिए बार बार आपसे कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि डू नॉट ऐड अ फोर्स mv² इन द फ्री बॉडी डायग्राम। ये कभी ना करिएगा, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक मिस्टेक का पॉइंट है, इससे बचिएगा। कोई जरूरत नहीं mv² दिखाने की। आप इस इतना भरोसा करो कि इस लिस्ट के, अगर इस लिस्ट की सारी फोर्सेस कंसीडर कर ली हैं तो अब कुछ जरूरत नहीं है आपको करने की। नाउ ये सर्किल हॉरिजेंटल है, तो इसका प्लेन आइडेंटिफाई किया। देखो सुनने में बच्चा ये लगता है ना कि यार ये क्या, ये सब तो हमको पता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि ये सब तो हमको आता है, और यही स्टार्टिंग है न्यूमेरिकल के गलत होने की। आप ये मान के करो कि हमें कुछ नहीं आता, फिलहाल कुछ नहीं आता, 2 4 5 न्यूमेरिकल तक तो हमें कुछ भी नहीं आता। तो हम एक एक स्टेप पकड़ के चलेंगे, जब परफेक्ट हो जाएंगे तब उसके बाद दौड़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपका पहला स्टेप था प्लेन ऑफ सर्किल आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद लुक फॉर द फोर्सेस और देयर कंपोनेंट्स विच आर टुवर्ड्स सेंटर, और नेक्स्ट पे टुवर्ड्स टेंजेंट, और नेक्स्ट पर पैरेलल टू द एक्सिस। 3 चीजें, टेंजेंट, सेंटर, एक्सिस। देखिए, अब बताओ इस फोर्सेस में से कोई फोर्स ऐसा है जो सर्किल के सेंटर की तरफ जा रहा हो? ये या साइन थीटा। मतलब फोर्स तो कोई नहीं है डी ना साइन थीटा। फिलहाल, डायरेक्टली तो कोई सेंटर की तरफ नहीं है। ऐसे सुनो, डायरेक्टली कोई फोर्स सेंटर की तरफ नहीं है, लेकिन अगर हम किसी को रिजॉल्व करेंगे तो शायद सेंटर की तरफ आ जाए। समझ पा रहे हो आप इसको, कि डायरेक्टली कोई भी फोर्स सेंटर की तरफ नहीं है। तो इससे ये डिसाइड हो जाता है कि हम रिजॉल्व करना चाहिए। अब इसका मतलब तो ये भी डिसीजन ले सकते हो कि रिजॉल्व किसको करोगे आप, इसमें से किस फोर्स को रिजॉल्व करने पर सेंटर की तरफ आएगा आपका आंसर। तो टेंशन। टेंशन फोर्स को देखो, तो आप क्या करेंगे, टी को रिजॉल्व करके एक कंपोनेंट इधर दिखा देंगे और टी का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ दिखा दूं। ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन यही इंपॉर्टेंट भी है। अब इसको रिजॉल्व करने पर ऊपर टी कॉस थीटा हुआ और नीचे इधर टी साइन थीटा हो गया। तो नाउ टी साइन थीटा टुवर्ड सेंटर आ गया। तो जो फोर्स आपका सेंटर की तरफ आ जाए, मतलब कि टी साइन थीटा, उसको इक्वल टू mv²/r करना है। इक्वल टू mv²/r, यानी कि टी साइन थीटा ही सेंट्रिपिटल फोर्स कहलाएगा।
और टी कॉस थीटा और एम जी ये वर्टिकल फोर्सेस है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हुआ यार, तीसरा पॉइंट, कि जो भी सर्किल की प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, हॉरिजॉन्टल सर्किल के परपेंडिकुलर वर्टिकल फोर्सेस, वो सब आपस में बैलेंस करने हैं आपको, यानी कि टी कॉस थीटा को एम जी से बैलेंस करना है। तो टी कॉस थीटा बैलेंस बाय एम जी, बस ये दो इक्वेशन हो गई, सॉल्व हो जाएगा आंसर। अब आप आर को लेंथ और थीटा के फॉर्म में लाओगे, वो एक सेपरेट पार्ट हो गया, वो मैथ वाला पोर्शन हो जाएगा, कि जो रेडियस है और जो एल है और वो थीटा है, इनको आपस में कैसे रिलेट कर सकते हो। तो ये आप ट्रिग्नोमेट्री से ऐसे रिलेट कर सकते हो, ये एंगल थीटा बन रहा है, एल ये साइन थीटा। हाँ जी, ये आर बन रहा है, तो आर को आप रिप्लेस कर दो एल इंटू साइन थीटा से। अब आप एक काम करें, आप इससे टेंशन फोर्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी, टेंशन फोर्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी, और स्पीड कितनी आ रही है, दोनों चीजें है ना। स्पीड की वैल्यू क्या बन रही है, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड क्या बनेगा यहाँ से। ठीक है, ट्राई करके देखो स्पीड की क्या वैल्यू बनती है। आ जाएगा, दोनों इक्वेशंस डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, क्योंकि वो भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है यार यहाँ पर एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से डिवाइड करके जो आपको मिलेगा आंसर, वो कुछ ऐसा मिलेगा, v इक्वल टू रूट ऑफ जी और एल टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, कुछ ऐसा शायद मिलेगा। देखो तो एक बार चेक करना आप अपने लेवल पर, ये आएगा यार, सर अपॉन एम, नहीं सही है यस सर, सर। सही है सर। यही आएगा। ठीक है चलो, अभी ये बताओ, ये मैंने क्यों दिया उसको, उसका भी एक रीजन है, मैंने ये क्यों दिया उसका एक रीजन है, मैंने क्यों स्पीड कैलकुलेट करवाई है। स्पीड आने के बाद आप टेंशन फोर्स भी निकाल सकते हो, हालांकि टेंशन फोर्स आप सेकंड इक्वेशन से डायरेक्ट आ जाएगी, टेंशन फोर्स बराबर एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हो जाएगा। टाइम पीरियड। सेकंड इक्वेशन से टेंशन बराबर एम जी बाई कॉस थीटा। देखो बच्चा, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन कई स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं टेंशन बराबर एम जी इंटू कॉस थीटा होता है, कुछ कहते हैं टेंशन बराबर एम जी अपॉन कॉस थीटा होता है। तो ये अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होगा। स्टेप्स फॉलो करोगे तो गलत नहीं करोगे, याद करके जाओगे तो गलत हो जाएगा। अब मैंने क्वेश्चन ये लिया है कि अगर हम पेंडुलम को स्लो रोटेट कराएं, पेंडुलम की स्पीड अगर कम कर दें, लेस कर दें, तो क्या रिजल्ट आएगा, और पेंडुलम की स्पीड अगर आप फास्ट करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा। मतलब क्या फर्क पड़ता है अगर हम इसमें लो स्पीड रखें और हाई स्पीड रखें, तो उससे थीटा की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आप स्पीड को लेस रखते हो तो एंगल थीटा ज्यादा होगा या कम होगा, और अगर स्पीड को आप ज्यादा करते हो तो एंगल थीटा की वैल्यू कैसी होगी, ये आपको तो बताना है। स्पीड कम करेंगे तो थीटा कम हो जाएगा। ठीक है, कैसे मालूम चल रहा है ये चीज, सर यहाँ से, यहाँ से स्पीड वाले टेन, एक्सप्रेशन हाँ से, सर, स्पीड टेन वाली थीटा एक्सप्रेशन साइन से, थीटा। हाँ बिल्कुल, कि थीटा अगर कम करते हैं तो टेन थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू कम हो जाती है। थीटा कम करने पर इसका मतलब स्पीड कम होगा, तो जितनी लो स्पीड पर जाएंगे थीटा उतना लेस होगा, और जितनी हाई स्पीड पर जाएंगे थीटा उतना ज्यादा होगा। मतलब जितनी फास्ट रोटेट करोगे पेंडुलम का एंगल वर्टिकल से उतना ज्यादा होता चला जाएगा। और टेंशन फोर्स पर क्या रिजल्ट आएगा, अगर पूछा जाए कि लो स्पीड पर थीटा लेस है और वहां पर टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में ज्यादा लगेगी या फिर कम लगेगी, तो ये यहाँ से देख सकते हो, टेंशन बराबर है एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा है। ज्यादा लगेगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि थीटा अगर हम लेस करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। कॉस थीटा का ग्राफ में थीटा की वैल्यू जितनी कम करते जाते हो कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो टेंशन फोर्स कम होगा। मतलब थीटा लेस होने पर टी भी लेस होगा, और थीटा ज्यादा होने पर टी भी ज्यादा होगा। मतलब ज्यादा स्पीड ज्यादा एंगल ज्यादा टेंशन, कम स्पीड कम एंगल कम टेंशन, ऐसे याद रखिए, सब कुछ कम चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये चीज। इस टाइप के भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल करिए ना तो यस उसको सर। उसको हाँ उसको ऑब्जर्व भी कर लो, क्या क्या कर रहा है। चेकलिस्ट को फिर ध्यान रखिएगा, मैं कुछ कुछ पेजेस तक आपको बार बार ये दिखाऊंगा कि ये यही फोर्सेस हैं, इनके अलावा कुछ भी मत दिखाना कभी, अनलेस की क्वेश्चन में अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाल दिया जाए, मैग्नेटिज्म डाल दिया जाए, वो एक अलग बात हो जाएगी कि अगर ऐसे कोई फोर्स है तो वो दिखा देना, बट मैकेनिक्स के अंदर आपको यही फोर्सेस दिखानी है। ये उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है, जो झूला झूलते हैं ऐसे कोनिकल पेंडुलम का, कभी आप लोग भी गए होंगे इसमें, ऐसा नहीं होता सर, ठीक है ना, मेले वेले में कभी गए हो तो इस टाइप से जाते हो। तो इसमें क्या लिखेंगे यार, ये कितनी स्पीड से चल रहे हैं, मतलब अगर आपको यहाँ पर वी निकालना हो तो क्या लिखेंगे, ओमेगा निकालना हो, सॉरी मान लो ओमेगा फाइंड आउट करना है तो क्या लिखेंगे कि ये कितनी फास्ट रोटेट कर रहे हैं। तो ये कोनिकल पेंडुलम ही है। ठीक है, ये गेम याद आया आपको कि ये तो मतलब कहीं पर
गए हो कभी मेले वेले में, सर्कस वगैरह में, झूले में, तो ये सारे जो बच्चे बैठे हैं वो सब एक हॉरिजेंटल सर्किल में ही रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी अपनी चेयर पे बैठ करके। तो जब ये अपनी अपनी चेयर पे बैठ करके सारे हॉरिजेंटल सर्किल पे चल रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या इक्वेशंस बनाओगे और किसी एक बॉय के लिए क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा? तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप क्या दिखाओगे? mg का फोर्स। फ्री बॉडी डायग्राम में जिस स्प्रिंग से बंधे हैं वहां का टेंशन फोर्स। और अब आप बताओ इसके अलावा और क्या दिखाओगे? mg और टेंशन के अलावा क्या दिखाएंगे? बताएं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको। mg और टेंशन के अलावा और क्या दिखाओगे? उस लिस्ट लिस्ट एक बार चाहो तो आप फिर से देख लो। इसके अलावा mg हो गया, टेंशन हो गया, इसके अलावा उस लिस्ट में से देखो। आप ऐसे मत सोचा करो, लिस्ट सामने रखो, अब इसमें से देखो कि क्या क्या आएगा। है कोई और फोर्स? बोलिए। नहीं सर। श्योर ना? यस सर। अब ये डिपेंड करता है, देखो इसमें क्या होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा डेप्थ में जाना होता है क्वेश्चन की। ये डिपेंड करता है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ उस बॉय का बना रहे हो या वो जो जिस चेयर पे बैठा है चेयर को भी बना रहे हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ बॉय का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ओनली बॉय, तो आपको जानते हो एक फोर्स और दिखाना पड़ेगा फिर। सर नॉर्मल बाय सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, चेयर पे बैठा है ना, तो चेयर का नॉर्मल दिखाओगे ना। लेकिन अगर आप चेयर को इंक्लूड कर लेते हो, चेयर और बॉय को मिला करके सिस्टम कर देते हो, तब क्या होगा? मतलब जो चेयर है और उस पे जो वो किड बैठा है, बच्चा बैठा सर है, तो नॉर्मल इंटरनल फोर्स हो जाएगा, तो जी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो नहीं दिखाएंगे। इसलिए मैंने कहा था। तो क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स में देखिए, अगर मैं कह दूं कि इस जो बच्चा है उसका मास m1 है और जो चेयर है उसका मास m2 है, चेयर का भी मास है, बच्चे का भी मास है, तो दोनों को मिला लीजिए, यानी कि सिस्टम कह देंगे आप m1 प्लस m2 मास का। और अब क्या इक्वेशंस बनाएंगे? अब इसमें नॉर्मल दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेयर और किड एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, वो इंटरनली कैंसिल आउट कर जाएगा, तो अब नॉर्मल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ बॉय का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको नॉर्मल भी कंसिडर करना पड़ेगा उसके अंदर। और उसमें भी नॉर्मल कितने आएंगे? देखो कंसेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करना है आपको। उस बॉय पर नॉर्मल की क्या डायरेक्शन होगी अगर पूछा जाए तो? चेयर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो चेयर में तो दो सरफेस होती है ना, चेयर की दो सरफेस कौन सी है? देखो आप किसी भी चेयर पे बैठ, किसी भी चेयर दो पे होंगी बैठ, उसका रिजल्टेंट। हाँ, एक तो चेयर का ये जो हॉरिजेंटल पोर्शन है, आप इधर देखो, एक चेयर का ये हॉरिजेंटल पोर्शन है, मैं इधर वाले दिखा दे रहा हूँ, इस वाले डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से समझ में आएगा कि ये क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है न्यूमेरिकल। एक तो ये चेयर का हॉरिजेंटल वाला पोर्शन जो होगा, तो ये जो चेयर का हॉरिजेंटल वाला पोर्शन है इससे नॉर्मल आएगा, तो इसकी नॉर्मल ऐसे आएगी परपेंडिकुलर टू चेयर। और एक चेयर का ये वर्टिकल वाला पोर्शन है जहां पर पर्सन का बैक सपोर्टेड है, मतलब उसकी पीठ जहां पर है, तो एक नॉर्मल यहाँ से भी आएगा। तो अगर आप पर्सन का सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स लगेगी यहाँ पर, इतनी आसान नहीं हो जाएगी वो। बट ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताओ चेयर उसके ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, क्वेश्चन तो बन सकता है ये। और अगर हम सिर्फ बॉय का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या टेंशन फोर्स दिखाएंगे उस पे? रस्सी रस्सी बॉय से बंधी होती है या चेयर से बंधी होती है, ये सोच के देख लो आप। इस टाइप के चेयर चेयर से तो नहीं दिखाएंगे। हाँ, तो बॉय के सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम में आप टेंशन नहीं दिखाओगे। तो इस टाइप की जरा क्लैरिटी आपको चाहिए होगी यार माइंड में, कि हम किसके ऊपर कौन सा फोर्स दिखा रहे हैं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। और आप यहाँ पर डिसीजन लेना होता है कि हम टोटल टोटल मास को लेकर के फ्री बॉडी डायग्राम बनाए या फिर सिंगल मास को लेकर के फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो नेक्स्ट ऑब्वियस सी बात है यार, जिसमें कम फोर्सेस दिखानी पड़ेंगी वो फ्री बॉडी डायग्राम ज्यादा सिंपल माना जाता है। कम फोर्सेस होंगे तो हमें इक्वेशंस फॉर्म करने में आसानी होती है। तो हम चेयर प्लस किड को सिस्टम मान करके ना, और फिर हम इक्वेशंस बनाने जा रहे हैं। अब हमारे स्टेप्स के हिसाब से ये कोनिकल पेंडुलम जैसा ही हुआ, जस्ट लाइक कोनिकल पेंडुलम हुआ, जिसमें सर्किल का सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं पर होगा, तो उसके सेंटर की तरफ डायरेक्टली तो कोई फोर्स नहीं है टी और mg में से, लेकिन टी का कंपोनेंट आएगा। तो मैं कंपोनेंट टी कर नहीं रहा, साइन थीटा। हाँ मैं करूंगा नहीं, इसको आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, टी साइन थीटा बराबर, अब यहाँ पर मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आपको करना सिर्फ ये होता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिप्लेस करना होता है, तो उसमें दो रिप्लेसमेंट होती है, कभी कभी वी स्क्वायर बाई आर से रिप्लेस कर सकते हो, या फिर कहीं कहीं पर एम ओमेगा स्क्वायर आर से भी रिप्लेस कर सकते हो, बिकॉज वी इक्वल टू आर ओमेगा उस रिलेशन से।
तो आपकी ये इक्वेशन बन जाती है टी साइन थीटा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर। और रेडियस, अब रेडियस आपको इस बॉय प्लस चेयर का कंबाइंड निकालना पड़ेगा, यानी कि ये रेडियस की बात की जा रही है, ये टोटल रेडियस। तो ये रेडियस निकालने के लिए भी आपको ऊपर देखो, यहाँ से यहाँ तक तो आपको डिस्टेंस दे ही रखी गई है कि ये 4 मीटर है, और उसके बाद ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस और चाहिए आपको भी टोटल रेडियस निकालने के लिए, ये डिस्टेंस भी ऐड करोगे उसमें। तो ये डिस्टेंस स्ट्रिंग की लेंथ के हिसाब से आ जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी एल साइन थीटा हो गई। तो टोटल रेडियस जब पुट करेंगे तो वो 4 प्लस एल साइन थीटा, और एल की वैल्यू 2.50 है, तो 2.50 एंड देन साइन थीटा, ये टोटल रेडियस रखोगे, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन वही यूजुअल कि टी कॉस थीटा जो होगा वो बैलेंस कर लेगा एम इंटू जी को, सेकंड इक्वेशन। क्लियर हो गया पॉइंट आपको ये? यस सर। ठीक है। अच्छा, बॉय का सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम मैं क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। देखो, एक तो बॉय के फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन नहीं होगा, नॉर्मल दो दो आएंगे, क्योंकि चेयर 90 डिग्री एंगल पर बनी हुई है, तो चेयर के दो पार्ट्स हैं, एक उसका वर्टिकल पार्ट, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट। उसके अलावा जो बॉयज होते हैं ना, इसमें कभी अगर आप खुद गए हो कभी, इसमें मुझे नहीं पता आप लोग गए हो कि नहीं गए हो, तो बेल्ट से बांधा जाता है इनको। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेल्ट से बांधते हैं, क्योंकि अगर हम बेल्ट से नहीं बांधेंगे और इसको फास्ट रोटेट करेंगे तो ये कांटेक्ट लूज कर जाएंगे इससे। तो बेल्ट की वजह से भी फोर्स आएगा, मतलब ये जो बेल्ट है ये एक इलास्टिक बैंड होती है, रबर जैसी होती है बेल्ट, जैसे कार की सीट बेल्ट होती है वैसे ये भी इलास्टिक बैंड होती है, तो इसकी वजह से भी एक फोर्स आएगा। और वो फोर्स किस कैटेगरी में जाएगा? स्प्रिंग फोर्स कैटेगरी में। तो वो सब कंसिडर होगा, अभी नहीं होगा, ये सब कंसिडर होता है जब आप इंजीनियरिंग में एंटर करते हैं। तो इंजीनियरिंग में फिर आपको इतनी डीप में जाकर के चीजें बतानी पड़ती है कि आप चलो इस बॉय का सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और फिर आपसे ये पूछते हैं कि जिस बेल्ट से वो बंधा हुआ है कि वो बेल्ट कितनी फोर्स लगा रही है। तो ऐसा तो नहीं कि बेल्ट ही टूट जाए कभी कभी, मतलब फास्ट रोटेट करने पर बेल्ट भी तो टूट सकती है। तो वो इंजीनियरिंग के पार्ट में है, क्योंकि अभी हम शायद उतना डेप्थ में जाकर के डायग्राम्स बना भी ना पाए, या हो सकता है कि चैप्टर जब खत्म होने लगेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तब शायद ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैंडल करोगे आप। बट क्लैरिटी रखिएगा आप, चाहे कहीं पर भी फ्री बॉडी डायग्राम आ जाए, रहेगा वो इसी लिस्ट के अंदर, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा आपका। इसमें आइए, कोनिकल पेंडुलम डबल स्ट्रिंग के साथ है। तो कोनिकल पेंडुलम डबल स्ट्रिंग वाले न्यूमेरिकल्स में मैं अब सीधा सीधा न्यूमेरिकल की तरफ आ रहा हूँ। मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो mg दिखाऊंगा, और दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन फोर्स दिखाएंगे। दो स्ट्रिंग्स हैं, दो टेंशन फोर्स दिखा देंगे, बस इतना। तो यहाँ पर आप mg दिखाइए, एक टेंशन फोर्स T1, एक टेंशन फोर्स T2, कंप्लीट हो गया। इस एंगल को हम θ1 मान लेते हैं, और इस एंगल को θ2। हालांकि दोनों एंगल बराबर होंगे, θ1 θ2 की जरूरत नहीं होगी इसमें। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि अगर आप डायग्राम देख रहे हो, है ना, अगर आप इस डायग्राम को देखो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ट्राइंगल बन रहा है आपका, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं बन रहा है? इसमें दोनों साइड जो है बन रहा है ये, यस सर। हाँ ना। तो ये सब तो खैर मैथमेटिकल पार्ट हो गया है। मैथमेटिकल पार्ट्स में क्या क्या करना है वो देख लो आप। तो उस हिसाब से क्या करोगे, आपको थीटा थीटा मान लें, इसको भी थीटा मान लें और ये भी थीटा मान लें, और ये थीटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। मतलब आपको ट्राइंगल में ये 2 मीटर की साइड दी जा रही है, ये 2 मीटर की साइड दी जा रही है, ये 3 मीटर की साइड दी जा रही है, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा कैसे कैलकुलेट होगा अभी आप देख लो, है ना। और कोसाइन रूल लगा के निकाल सकते हो, ट्राइंगल का कोसाइन रूल या ट्राइंगल का साइन रूल, जो भी आपको समझ में आता है, साइन रूल या कोसाइन रूल, उससे एंगल थीटा पहले निकालना पड़ेगा तुम्हें। थीटा निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्टेप पर आते हैं। सर्किल का सेंटर यहाँ पर है, तो फिलहाल डायरेक्टली कोई फोर्स सेंटर की तरफ नहीं जा रहा है। इनमें से जितने फोर्स है उनमें से डायरेक्टली सेंटर की तरफ तो कोई नहीं है। तो कंपोनेंट्स करने की टाइम आ गया। कंपोनेंट करेंगे तो T1 के कंपोनेंट्स करेंगे, तो T1 का इस तरफ एक कंपोनेंट T1 साइन थीटा वाला, और T1 का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट T1 कॉस थीटा वाला। ऐसे ही T2 का जब कंपोनेंट करेंगे तो T2 का भी कंपोनेंट अंदर की तरफ आएगा, T2 कॉस थीटा, और T2 का कंपोनेंट नीचे की तरफ T2 साइन ऑफ थीटा। अब जो सेंटर की तरफ फोर्सेस जा रही हैं, यानी कि T1 साइन थीटा, एक मिनट, T2 साइन थीटा आएगा, ये सेंटर की तरफ T2 साइन थीटा आएगा, और नीचे शायद कॉस थीटा आएगा, कुछ गलती हो गई है, यस सर। ये कॉस थीटा आएगा यहाँ पर। बस बाकी वही करना है। इतना करने के बाद अब आप T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा, जो दो सेंटर की तरफ हैं, इनको मिला करके इक्वल करो mv स्क्वायर बाई आर के, नंबर 1। और नंबर 2 पे जो T1 कॉस थीटा है ऊपर की तरफ,
क्योंकि वो वर्टिकल फोर्स है तो वो बैलेंस हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के T2 cos थीटा से, डाउनवर्ड डायरेक्शन के T2 cos थीटा से प्लस m इंटू जी से, ये इक्वेशंस बन जाएंगी। और कैपिटल आर भी निकालना पड़ेगा, वो भी ज्योमेट्री का पार्ट है, तो कैपिटल आर आप निकाल सकते हो, मतलब कैपिटल आर यानी ये डिस्टेंस निकालनी है। मतलब ट्रायंगल के अंदर अगर आपको दिखाऊं तो ट्रायंगल के अंदर उसका मीडियन फाइंड करना है, ये वाला मीडियन, ये लेंथ निकालनी है, ये आपका कैपिटल आर है। तो वो भी निकल जाएगा अगर आप कैपिटल आर, थोड़ा सा मैथ लगेगी इसमें यार, कैपिटल आर की वैल्यू निकाल सकते हो, वो बेसिकली मेरे ख्याल से 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा होगी। तो साइन थीटा कॉस थीटा आप कोसाइन रूल और साइन रूल से निकालिएगा, ठीक है जी। ये सब कुछ करके आप ना T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। मतलब इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एज फाइंड द वैल्यू ऑफ T2। और इसमें स्पीड गिवन है, मतलब जो स्पीड ऑफ पार्टिकल है वो आपको गिवन होगा, मतलब उसकी कुछ वैल्यू दी जाएगी आपको। क्वेश्चन था फाइंड द टेंशन T1 एंड फाइंड द टेंशन फोर्स T2। तो ये दो इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियसली मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा अगर आपको स्पीड गिवन है, ठीक है, मास गिवन, मास और स्पीड गिवन है, रेडियस आप कैलकुलेट कर लोगे ट्रायंगल से, थीटा कैलकुलेट कर लेंगे ट्रायंगल से, तो अब आप दो साइमल्टेनियस इक्वेशन से T1 T2 सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, आप बता सकते हो इसमें से कौन सा टेंशन फोर्स ज्यादा होगा? इनफैक्ट थोड़ा सा सॉल्व करना होगा यार, देखो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। सर T1 ज्यादा होगा। T1 ज्यादा होगा ना, थोड़ा सॉल्व करना है। एक्चुअली सॉल्व ये इसलिए करना है, जैसे मैंने यहाँ पर आपसे पेंडुलम में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे तो एंगल थीटा कम होता जाएगा और टेंशन फोर्स भी कम होती जाएगी। मैं ऐसा ही कुछ डिस्कशन आपको यहाँ पर भी करना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो आप ये पता लगा सकते हो कि T1 और T2 में से कौन सा फोर्स ज्यादा है, तो वो साफ दिख रहा है सेकंड इक्वेशन से कि T1 ज्यादा है, ऑब्वियस है कि T1 इज मोर देन T2, यानी ऊपर वाले स्ट्रिंग में ज्यादा टेंशन है, नीचे वाले स्ट्रिंग में कम टेंशन है। तो अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे, अगर हम इसमें स्पीड बढ़ाएं मान लो, मतलब आपको ये बताना है, एक्चुअली क्वेश्चन ये है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि फाइंड द क्रिटिकल स्पीड, फाइंड वी क्रिटिकल इन विच T2 इज जीरो, मतलब सेकंड स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स जीरो आ जाए, ऐसा कब होगा? क्योंकि अगर सेकंड स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स जीरो हो गई और फर्स्ट स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कभी जीरो होगी ही नहीं, T1 कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि इवन अगर T2 जीरो हो जाएगा तो सेकंड इक्वेशन के हिसाब से इवन T2 जीरो होने के बावजूद भी T1 cos थीटा हमेशा mg के बराबर रहेगा। तो T1 की सर वैल्यू T2 0 हो जाएगा मतलब स्ट्रिंग टूट जाएगी। स्लैग कर जाएगी, टूटेगी नहीं, लूज हो जाएगी, Slack। स्लैग कर जाएगी, ठीक है। तो T2 जीरो होने का मतलब क्या, ये यही वाला क्वेश्चन नहीं हो गया आपका पहला वाला? T2 अगर जीरो हो गया तो कोनिकल पेंडुलम इज रिवॉल्विंग बाय वन स्ट्रिंग नाउ, सिंगल स्ट्रिंग से रिवॉल्व कर रहा हूँ, तो उसकी स्पीड तो आप डायरेक्टली ये लिखोगे रूट ऑफ GL tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। समझ पा रहे हैं? समझ पाए? V इक्वल टू रूट ऑफ GL tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। समझ पा रहे इस क्वेश्चन को? यस सर। ठीक है। और हाँ, और वैसे मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इन दोनों इक्वेशंस को ना कंप्लीटली सॉल्व करो, T1 T2 की प्रॉपर वैल्यूज निकालिए साइमल्टेनियस इक्वेशन से, और उसमें T2 इक्वल टू जीरो करके और तब स्पीड को कैलकुलेट करना। क्योंकि यहाँ तो ठीक है, हम अभी लगातार न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बट फाइनल एग्जाम में तो ऐसा तो सीक्वेंस में तो न्यूमेरिकल आएगा नहीं कि पहले ये वाला न्यूमेरिकल आएगा फिर वो वाला न्यूमेरिकल आएगा, डायरेक्ट कोई एक न्यूमेरिकल आएगा। तो मैं इस बात के फेवर में तो हूं नहीं कि आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ये तो होगा नहीं कि आप एग्जाम टाइम पर इस रिजल्ट को याद रखोगे। इसलिए आप बेसिक से चलो, इक्वेशंस बनाओ, साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए T1 T2 को, और उसमें T2 इक्वल टू जीरो पुट करके फाइनली स्पीड को ले आना। अगर रिजल्ट याद रखना मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल होता ही नहीं है कि आप कोई रिजल्ट को याद रखूं। नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम हो गया, सिंपल पेंडुलम ये हो गया स्विंग का एग्जांपल बेसिकली। तो स्विंग वाले एग्जांपल में क्या करते हो यार, जो स्विंग वाले एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ पर आप सेकंड फिगर को ध्यान से देखिए। तो स्विंग के 3 पॉइंट्स होते हैं, एक उसका एक्सट्रीम पॉइंट होता है, एक इधर भी एक्सट्रीम पॉइंट होता है। बेसिकली ये ऑसिलेशंस होते हैं ना, अगर आप स्विंग की बात करें तो टू एंड फ्रो मोशंस होते हैं, और बी पॉइंट को ऑसिलेशन की टर्म्स में आप नाम देते हो इसका मीन पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, मीन पॉइंट, ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं ये टू एंड फ्रो, और ये एंगल हम थीटा मान रहे हैं यहाँ पर। इसी का लेफ्ट साइड पर डायग्राम
बनाया गया है, मतलब वो पार्टिकल के फॉर्म में दिखाया गया है, और राइट वाला डायग्राम एक्चुअल डायग्राम है। मतलब जो m कंसिडर किया गया है, ये m जो है वो इस लेडी जो, एक मिनट, जो m कंसिडर किया है, फिर से बोल दे रहा हूँ आपको, जो हम लोगों ने मास यहाँ पर कंसिडर किया है वो उस बॉय लेडी गर्ल जो भी है उसका, और प्लस जिस बेंच पर वो बैठी होगी ना उसका मिला करके टोटल मास m है। ये m इज द टोटल मास। तो इसमें क्या क्या इक्वेशंस बनाएंगे, जरा ध्यान से सुनना। अब थोड़ा सा ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इन्हीं टॉपिक्स पर आपको कमांड करनी है। आप ये मत सोचो कि कोई बहुत बहुत हाई फाई कंसेप्ट आएगा, कोई बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल आने वाले हैं, कुछ नहीं। नंबर 1, आप ये बताएंगे फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा। अगर आपको बताना पूछा जाए कि व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम एट पॉइंट ए, क्या बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम, बताएं क्या कहते हो आप। पॉइंट ए पर क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे? अगर एट ए पॉइंट चले तो क्या क्या फोर्सेस दिखाओगे आप? अब मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। तो डाउनवर्ड्स mg लगेगा सर हाँ, mg लगेगा और t और लगेगा। t लगेगा। समझ गए ना आप? बस यस सर। बिल्कुल, लिस्ट के तैयार रखिए, लिस्ट में ढूंढते जाओ, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें। जब आप बी पॉइंट पे जाओगे, यानी कि मीन पॉइंट पे जाओगे, तब क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा? तो तब mg नीचे बनाएंगे सर तो, टेंशन और mg और टेंशन ऊपर की ऑपोजिट हो तरफ। जाएंगे। हाँ, बस। और पॉइंट सी तो सिमेट्रिकल है, पॉइंट सी और पॉइंट ए एक जैसे होंगे, तो mg और t। लेकिन अब ये जो t है ना, ये अलग अलग होगा। ए पॉइंट पर टेंशन अलग होगी और बी पॉइंट पर टेंशन फोर्स अलग हो जाएगी। टेंशन फोर्स सेम नहीं रहेगी। स्विंग में टेंशन फोर्स वेरिएबल होती है एक्चुअली। तो मिनिमम टेंशन होता है कहीं पर मैक्सिमम टेंशन भी लगता है। ठीक है, ये सब कई सारी चीजें होती हैं, क्योंकि जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है वहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसके पास जीरो वेलोसिटी होती है, और जब आप एक्सट्रीम मीन पॉइंट पर आते हो तो कुछ वेलोसिटी के साथ चल रहे होते हैं यहाँ से, तभी तो आप बी से सी तक जाओगे ना। पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाना है, इसका मतलब कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पर स्पीड होगी कोई। अच्छा, ये तो ऑब्वियस है कि ये पूरा सर्कुलर मोशन का पाथ है, ट्रेजेक्टरी सर्किल बनती है। ये एक ए से लेकर के सी तक एक सर्किल बनेगा, मतलब आर्क बनेगा, सर्किल का आर्क बनेगा। अब आप पॉइंट ए पर चलो, देखो स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं यार। स्टेप्स क्या है? ये पॉइंट आपका सेंटर है, तो पॉइंट ए के फ्री बॉडी डायग्राम में क्या कोई फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टली दिख रहा है आपको? आप चाहो तो मैं इस डायग्राम को रियल इमेज में भी दिखा सकता हूँ। रियल इमेज में टेंशन फोर्स ऐसे है और mg नीचे है, अपने आप तुमको सारे आंसर मिल जाएंगे। टेंशन फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, m इंटू जी वाला फोर्स नीचे। अब आप देख लो, क्या कोई चीज डायरेक्टली सेंटर की तरफ जा रही है इस डायग्राम में? बोलो। सर टेंशन का साइन वाला कंपोनेंट। टेंशन क्यों रिजॉल्व होगा? आप सोचो, टेंशन तो डायरेक्ट सेंटर कहां पर है? सेंटर ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा इसका। टेंशन फोर्स तो t डायरेक्टली जाएगा। हाँ t डायरेक्टली जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब आपकी बार टेंशन को रिजॉल्व नहीं होना है, आपकी बार mg रिजॉल्व होगा। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन क्या होता है लोगों को कि सर कोनिकल पेंडुलम के टाइम पर देखो डायग्राम एक ही है, यहाँ पर भी t और mg है। देखो, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो t और mg जैसे यहाँ दिखाए हैं वैसे ही सिंपल पेंडुलम में दिखा रहे हो, सेम फिगर है t और mg की। लेकिन कोनिकल पेंडुलम में हमने टेंशन को रिजॉल्व किया है और सिंपल पेंडुलम में हम mg को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम अपने मूड के हिसाब से चल रहे हैं यार, कि मेरा मन करेगा तो हम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो रूल्स बताए हम तो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। टेंशन फोर्स क्योंकि डायरेक्ट सेंटर की तरफ जा रहा है, तो उसको क्यों रिजॉल्व करोगे आप? mg नहीं है तो mg को रिजॉल्व कर लेते हैं, और mg जब रिजॉल्व होगा तो mg का एक कंपोनेंट टेंशन फोर्स के अपोजिट साइड पर और एक कंपोनेंट टेंशन फोर्स के परपेंडिकुलर साइड पर। अब वो कौन कौन से कंपोनेंट होंगे वो एंगल देख करके आप पता लगा सकते हो। कंपोनेंट करने से, कंपोनेंट्स तो बिना एंगल के वैसे भी नहीं मिलेंगे आपको, तो वो आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करना। इधर जो टेंशन के अपोजिट जाएगा वो mg cos थीटा जाएगा, और टेंशन के परपेंडिकुलर जो आएगा वो mg मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा होगा। कंसेप्ट क्लियर ना होने पर ना पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन यही होता है। लोग क्या करते हैं ना, थ्योरी की बजाय न्यूमेरिकल से देखते हैं, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो किसी न्यूमेरिकल में टेंशन रिजॉल्व हो रहा है, किसी न्यूमेरिकल में mg रिजॉल्व हो रहा है, और हो सकता है कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जहां पर ये दोनों ही रिजॉल्व हो। तो लोग समझ नहीं पाते, उनको कंफ्यूजन होने लगता है कि यार ये क्या चल रहा है। जब मन करता है इसको रिजॉल्व कर देते हो, जब मन करता है इसको रिजॉल्व कर देते हो। तो मैं उसको क्लियर कर दूं, आप सर्किल का सेंटर तो क्लियरली देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या करना है देखो,
जो टेंशन एट ए पॉइंट आप दिखा रहे हो ना, ये तो सेंटर की तरफ है, ये टुवर्ड्स सेंटर है, और एम जी साइन थीटा अवे फ्रॉम सेंटर हो गया, उससे बाहर की तरफ। और ये जो एम जी साइन थीटा है ये टेंजेंट की तरफ है। सर्किल में आपको 3 डायरेक्शन देखिएगा, देखिए सर्किल में 3 डायरेक्शन हमेशा होनी चाहिए, रेडियस, टेंजेंट और तीसरा उसका एक्सिस, सर्किल की एक्सिस। अब आप बताओ क्या इक्वेशंस बनाओगे? सब फोर्सेस कंप्लीट हो गए, सब कुछ मेरा हो गया, अब मेरा टाइम है सिर्फ इक्वेशंस को बनाने का। तो जो टुवर्ड्स सेंटर है और जो अवे फ्रॉम सेंटर है, इनको आप ऐड करोगे, लेकिन ऐड कैसे करोगे? टुवर्ड्स सेंटर हमेशा पॉजिटिव रखते हैं और अवे फ्रॉम सेंटर वाले को माइनस करते हैं, टुवर्ड्स सेंटर प्लस और अवे फ्रॉम सेंटर माइनस। तो इससे मेरी क्या इक्वेशन बन जाएगी? आपको आइडिया लग रहा हो तो क्या इक्वेशन बना दूं? तो TA minus mg cos theta is equals to हाँ mv square by r। ठीक, TA माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर, जो सेंटर वाली चीज है उसको m इंटू वी स्क्वायर बाई आर रखिए, लेकिन जो v रखेंगे वो a पॉइंट वाला रखेंगे, इंस्टेंटेनियस। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा इंस्टेंटेनियस होता है। दुनिया का कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे वो इंस्टेंटेनियस पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, फ्यूचर और पास्ट की बात नहीं करते हैं। मतलब कि अगर आप पॉइंट ए पर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो पॉइंट ए पर क्या हो रहा है ये मैटर करेगा, पॉइंट ए के बाद क्या होना है उससे हमें कोई मतलब नहीं, पॉइंट ए से पहले क्या हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑलवेज फॉर अ गिवन मूवमेंट, ऑलवेज फॉर इंस्टेंट, ऑलवेज। इसमें इंस्टेंटेनियस पैरामीटर्स हमेशा आएंगे, एवरेज वगैरह कुछ नहीं आता। पास्ट फ्यूचर से कोई मतलब नहीं हमको, कि स्विंग आगे क्या करने वाला है, स्विंग ने पहले क्या किया, उन सब से कोई मतलब नहीं हमें। जिस पॉइंट पर फ्री बॉडी डायग्राम है वहां पर क्या हो रहा है वो मैटर करता है हमारे लिए। तो पॉइंट ए पर फ्री बॉडी डायग्राम है और पॉइंट ए पर फ्री बॉडी डायग्राम है, तो हमको कंसर्न पॉइंट ए की स्पीड से है कि पॉइंट ए पर क्या स्पीड है, और आंसर है कि पॉइंट ए पर स्पीड की वैल्यू इक्वल टू 0 है। इसीलिए राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो 0 आ जाएगा। स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने बोला है, आपको ध्यान सुनना कि फ्री बॉडी डायग्राम एंड द करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर ऑलवेज इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस। मींस जिस मोमेंट पर आपने फोर्सेस को दिखाया है उसी मोमेंट की वेलोसिटी चाहिए, उसी मोमेंट का एक्सेलरेशन चाहिए, उसी मोमेंट पर आपको मोमेंटम चाहिए। एवरीथिंग मस्ट बी एट द सेम मोमेंट। पास्ट से कोई मतलब नहीं होगा, पहले की वेलोसिटी पहले की एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं, फ्यूचर की वेलोसिटी और फ्यूचर की एक्सेलरेशन से भी कोई मतलब नहीं। सब कुछ इंस्टेंटेनियस चलेंगे। और दूसरी इक्वेशन क्या बनाएंगे यहाँ पर? एक तो ये बन गई सेंटर वाली, और दूसरी इक्वेशन जो है वो टेंजेंट वाली। तो थ्योरी आप पढ़ते रहोगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो थ्योरी आपको दी है ये पढ़ते रहिए, दिक्कत होगी ही नहीं कभी। mg sin theta equal to m dv by dt। राइट, तो लुक फॉर द फोर्सेस ऑफ देयर कंपोनेंट्स विच आर अलोंग द टेंजेंट। तो हमने देख लिया, लुक मतलब देख लीजिए आप, तो देख लिया आपने कौन सा कंपोनेंट टेंजेंट की तरफ है, पता चल गया mg sin थीटा है। अब उसको हम रख देंगे मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि m इंटू dv बाय dt। तो वो कर लिया हमने यहाँ पर। तो दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई हमारी, इसको करके एक और इक्वेशन बन जाएगी। तो वो इक्वेशन बन जाएगी एम जी इंटू साइन थीटा बराबर इसका मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? यस जी देख सर। रहे हैं जी बच्चे, बाकी लोग देखो। Yes, sir. अब पॉइंट बी पर आओ, पॉइंट बी पर मैं फिर बोल रहा हूँ, जब आप पॉइंट बी पर फोकस कर रहे हैं तो आप पॉइंट बी की वेलोसिटी देखेंगे, पॉइंट बी का एक्सेलरेशन देखेंगे, पॉइंट बी की फोर्सेस को देखेंगे, पॉइंट बी से पीछे क्या हुआ उसको भूल जाओ आप। अब आप फोकस करें पॉइंट बी के ऊपर। तो पॉइंट बी पर अगर आप एक्चुअल पिक्चर में, उस एक्चुअल पिक्चर में फोर्सेस को दिखाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, टेंशन फोर्स ऊपर और mg नीचे। क्या ये फोर्सेस है डायरेक्टली टुवर्ड्स सेंटर और अवे फ्रॉम सेंटर? नहीं है, डायरेक्टली। यस Yes, sir. तो अब मुझे इसमें किसी को रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली सेंटर की तरफ है या फिर सेंटर से बाहर है, तो कोई जरूरत नहीं है रिजॉल्व करने की। इनको हम डायरेक्ट कर देंगे। टीबी जो कि सेंटर की तरफ है उसमें से mg जो कि सेंटर से बाहर है इसको रिजॉल्व किया, और टीबी माइनस mg बराबर इसके आगे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको mv square by r। v स्क्वायर भैया। लेकिन कौन सा v? फ्री बॉडी डायग्राम इज फिर इंस्टेंटेनियस, b। VP। तो स्पीड बी पॉइंट पर चाहिए होगी आपको, स्पीड एट द बी पॉइंट। और यहां पर कौन सा फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में है? पॉइंट बी पर कौन सा फोर्स आपका टेंजेंट की तरफ है?
कोई नहीं, देखो आप कंफ्यूज क्यों होते हो आप इतना? सर जब कोई नहीं है। देखिए सर मैं कोई नहीं है। बिल्कुल बच्चा कॉन्फिडेंस लाओ ना, जब फ्री बॉडी डायग्राम सही बना होगा तो डर किस बात का है आपका? आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? उस लिस्ट जो चेकलिस्ट मैंने दी है, ट्रस्ट करो आप मेरे ऊपर कि उस चेकलिस्ट के हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और जितने स्टेप आपको बोले जा रहे हैं वो करते रहिए। कोई कुछ कुछ भी सोचना ही नहीं है। तो हम मेरे डायग्राम में कोई भी फोर्स पॉइंट बी पर टेंजेंट की तरफ कोई फोर्स है ही नहीं, तो टेंजेंशियल फोर्स 0 बराबर मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि पॉइंट बी पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको ये चीज? यस सर। ठीक है ना? यस सर। चलिए अब आप, ये तो मैंने आपको बेसिक इक्वेशंस बताई कैसे बनानी है, इसका मतलब आप दोनों निकाल सकते हो। अब थोड़ा सा 12th पास बैच होने की वजह से कुछ पॉइंट्स मैं आपसे अलग से डिस्कस इसलिए कर सकता हूँ कि एक्चुअली बी पॉइंट की स्पीड कैलकुलेट करने को भी आती है कि स्पीड एट बी पॉइंट होगा कितना। तो यहां पर आपको याद होना चाहिए, स्विंग के अंदर अगर आप एक बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करते हो, स्विंग्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आप एनर्जी का एक कंजर्वेशन लगाते हो, और एनर्जी कंजर्वेशन से आप ये पता लगा सकते हो कि बी पॉइंट पर क्या स्पीड होगी। कैसे? कि जो आपका पॉइंट ए है ना, पहले आप ये पता लगाओगे जो पॉइंट ए है वो बी से कितनी हाइट पर है। मतलब बी पॉइंट, यहाँ पर देखिए मैं ऐसे लाइन बनाऊंगा बट ये लाइन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। बी पॉइंट की जो लाइन है, इस लाइन से कितना ऊपर ए पॉइंट की लाइन है, आप ये पता लगा सकते हो। सर एल माइनस एल साइन थीटा। एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा। हाँ, एल कॉस थीटा। तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, मतलब एम जी और एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये बच्चे लोग आप तो खुद करिएगा, मैं फिर आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं क्या निकालने की बात कर रहा हूँ। जो पॉइंट बी है वहां पर एक लाइन बनाओगे ऐसे, जो पॉइंट ए है वहां पर एक लाइन बनाओगे हॉरिजेंटल ऐसे, और आप इन दोनों हॉरिजेंटल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हो। ये डिस्टेंस मैं कह रहा हूँ एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर आएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी जो पॉइंट ए पर है, और पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको लिखोगे हाफ एम इंटू वी बी स्क्वायर। तो वहां से हम वी बी कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि स्विंग के न्यूमेरिकल्स में न्यूटन लॉ तो लगता ही लगता है, और एक बहुत एलिमेंट्री लेवल का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, जिसमें आप ये कह सकते हो कि स्विंग की पोटेंशियल एनर्जी और स्विंग की काइनेटिक एनर्जी आपस में एक्सचेंज होती रहती है। एक्सट्रीम पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मीन पॉइंट पर जाकर के काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, और मीन पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी फिर से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पर जाकर के वापस पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। तो यहां से स्पीड एट बी कैलकुलेट कर सकते हो, और उसके बाद टेंशन एट पॉइंट बी निकाल सकते हो कि क्या होगा टेंशन एट पॉइंट बी। कर लेंगे इसको? यस सर। यस सर। ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन डिफिकल्ट तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई एमजीएच करना है तो वो कोई डिफिकल्ट हो रहा हो कोई? मतलब मैं ये काम कर रहा हूँ यार, बी पर हॉरिजेंटल लाइन और पॉइंट सी पर जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, इनके बीच की ये हाइट निकाल रहे हो। तो ये हाइट आप थोड़ा सा देखिएगा, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कैसे बन रही है। अब देखो, मान लो आपसे एक क्वेश्चन ही कहा जाए, अब इसमें फंस सकते हो, अगर आपने सही से समझा होगा तब तो कोई बात नहीं। मान लो आपसे कहा जाए कि इन, मैं तो स्विंग वर्ड यूज कर रहा हूँ लेकिन बुक्स में इसकी जगह पर पेंडुलम यूज करेंगे। इन स्विंग और पेंडुलम, द एक्सेलरेशन एट द एक्सट्रीम पॉइंट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन एट द मीन पॉइंट। ये इनका क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द मीन पॉइंट। ये क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, फाइंड एंगुलर एम्पलीट्यूड। क्या मतलब हुआ इसका यार? फाइंड द एंगुलर एम्पलीट्यूड। इफ, ठीक है ना, इफ, उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि टेंशन एट द मीन पॉइंट, इफ टेंशन एट द मीन इज 2 टाइम्स टेंशन एट द एक्सट्रीम पॉइंट। ये क्वेश्चन हो गया, अब कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो अब देखो क्या करना चाहिए आपको। मतलब मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगा यार, कोनिकल पेंडुलम को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर लो, पूरी तरीके से समझ लो, स्विंग पेंडुलम को समझ लो, क्योंकि क्वेश्चंस इनके ऊपर ही बनते हैं।
मैकेनिक्स का एक लिमिटेड सिलेबस है इन टॉपिक्स में, उन्हीं पर क्वेश्चंस आएंगे। सर्कुलर मोशन के लिमिटेड एग्जांपल्स हैं, उन्हीं के पर क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो पहली बात तो ये कि एक्सट्रीम पॉइंट और मीन पॉइंट की एक्सेलरेशन बराबर है। अब इसको कैसे यूज करेंगे, क्या मतलब हुआ कि ए एक्सट्रीम पॉइंट की एक्सेलरेशन बराबर मीन पॉइंट की एक्सेलरेशन, इसका क्या मतलब हुआ देखो। तो अब वापस इस पे समझो। एक्सट्रीम पॉइंट यानी कि जो पॉइंट ए था, ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट था। एक्सट्रीम पॉइंट पर कौन सा एक्सेलरेशन है? ओवरऑल आप सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो। सर्कुलर मोशन में दो ही एक्सेलरेशन होती हैं, या तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है। पॉइंट ए पर कौन सा एक्सेलरेशन होगा? जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है वहां पर कौन सा एक्सेलरेशन होगा? v स्क्वायर सेंट्रीपिटल। दो होते हैं बच्चा, देखो नहीं नहीं गलत कर रहे हो आप। देखिए स्विंग के एग्जांपल में, हाँ स्विंग या पेंडुलम, सुनो स्विंग और पेंडुलम, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन होता है इसमें, तो जितने भी ये पेंडुलम के एग्जांपल्स होंगे उनमें एट एनी पॉइंट एक्सट्रीम, मीन और उसके बीच में भी ले सकते हैं ना कोई पॉइंट। एट एनी पॉइंट you will have centripetal acceleration v square by r and you will have tangential acceleration, दो एक्सेलरेशन होंगी। तो आप एक्सट्रीम पॉइंट पर बताओ ना कि और मैं बार बार कह रहा हूं कि सब कुछ इंस्टेंटेनियस देखा करो। जब आप एक्सट्रीम पॉइंट पर हो तो एक्सट्रीम पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी आपके पास? 0। जीरो। मतलब आप ये समझो, आपसे ये कहा जा रहा है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एट द एक्सट्रीम पॉइंट प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट द एक्सट्रीम पॉइंट, ये हमारा टोटल एक्सेलरेशन हुआ एक्सट्रीम पॉइंट का। और मीन पॉइंट की टोटल एक्सेलरेशन क्या होगी? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एट द मीन पॉइंट प्लस सेंट्रिपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट द मीन पॉइंट। इसकी आदत बनाओ आप, लेकिन वेक्टर लगाना ना भूल जाना, आप डायरेक्टली नहीं ऐड कर देना इनको। होता क्या है कि एक्सट्रीम पॉइंट पर सेंट्रिपिटल वाला एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है क्योंकि वहां पर वेलोसिटी नहीं होती, और मीन पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है सिंस नो फोर्स ऑन टेंजेंट। ये दो अलग अलग रीजन दो आप, अभी पीछे ये डिस्कस किया आपसे कि जो पॉइंट बी है वहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। और इसको अदरवाइज भी समझ सकते हो, चाहो तो आप मैथ्स से समझना चाहो तो मैथ्स से समझ लो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डी बाई डी टी ऑफ वी होता है, और मीन पॉइंट पर मैक्सिमम वी होता है, स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो मैक्सिमा और मिनिमा की प्रॉपर्टी लगा दो कि अगर वहां पर वी मैक्सिमम है तो कैलकुलस के अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव डी अपॉन डी टी ऑफ वी ये जीरो ही आना चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा प्रॉपर्टी लगा करके। तो चाहे कैलकुलस से देख लो, चाहे आप इससे देख लो कि फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर कोई फोर्स टेंजेंट की तरफ नहीं है, मतलब चाहे न्यूटन लॉ से इसका आंसर दे लो, चाहे आप मैथ्स के थ्रू इसका आंसर दे लो, सेम ही चीज आ रही है। तो ठीक है, अब एक्सट्रीम पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? एक्सट्रीम पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इसका आंसर मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम से मिल रहा है कि जब एक्सट्रीम पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम देखा था तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा के बराबर है। तो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को रिप्लेस करके कह दीजिए जी साइन थीटा हुआ ये, इक्वल टू, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एट द मीन पॉइंट, तो मीन पॉइंट पर अगर स्पीड v होगी ना, मीन पॉइंट पर अगर आप v स्पीड मान दो तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो पेंडुलम की लेंथ होगी उसको हम r मान ले या l मान लेते हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो ये आपके फर्स्ट इक्वेशन बन गई कि g साइन थीटा बराबर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो क्वेश्चन में कहा गया उसके हिसाब से, नंबर 1। अब उसके बाद एक और चीज कह रहे हैं कि टेंशन एट द मीन पॉइंट इज 2 टाइम्स ऑफ टेंशन एट द एक्सट्रीम पॉइंट। तो देखिए टेंशन एट द मीन पॉइंट तो ये निकलेगा ना बी पॉइंट का, मतलब बी पॉइंट की जो टेंशन है यानी ये वाली टेंशन, टेंशन एट द बी पॉइंट, ये 2 टाइम्स कह रहे हैं आपसे टेंशन एट द एक्सट्रीम पॉइंट की, यानी कि ए पॉइंट पर जो टेंशन है उसकी डबल टेंशन बी पॉइंट पर है। तो बी पॉइंट की टेंशन फोर्स निकालने के लिए इस माइनस एम जी को राइट साइड लेके जाओगे तो ये बन जाएगा, दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं अब, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। ये हो गया आपका टेंशन एट द मीन पॉइंट, इक्वल टू एक्सट्रीम पॉइंट की टेंशन, मतलब कि पॉइंट ए की जो टेंशन होगी, तो पॉइंट ए यहाँ पर है उसकी टेंशन फोर्स, उसकी टेंशन फोर्स इस इक्वेशन से एम जी कॉस थीटा के बराबर है, तो उसके बराबर करो।
इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। ये आप कह सकते हो कि दिस इज आवर टेंशन एट द एक्सट्रीम पॉइंट। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करो, यहाँ से v स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, v नहीं सॉरी इक्वल नहीं है, सॉरी एक गड़बड़ है, वो 2 टाइम्स है। मीन पॉइंट का टेंशन एक्सट्रीम वाले का डबल है, तो इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप फर्स्ट इक्वेशन से v स्क्वायर की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन से v स्क्वायर की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, और अब देख लो इससे थीटा की क्या वैल्यू बनेगी। थीटा सॉल्व करना पड़ेगा आपको इसके थ्रू, और थीटा ही हमारा एंगुलर एम्पलीट्यूड है। एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है, ये वाला एंगल, कि कितने एंगल से स्टार्ट कर रहे हो थीटा, इसको एम्पलीट्यूड कहते हो। मतलब एक्सट्रीम पॉइंट कितने एंगल पर जाएगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो अब आप ट्राई करो, फर्स्ट इक्वेशन से v स्क्वायर की वैल्यू को सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। और मुझे एक बार जरा बताओ आपकी क्या इक्वेशन बनती है इसके बाद, सब्स्टिट्यूशन के बाद थीटा की क्या वैल्यू बनती है। 60 डिग्री। 60 आ रहा है इसमें। v स्क्वायर को मेरे ख्याल से gl साइन थीटा रख देंगे ना यहाँ पर, v स्क्वायर बाई एल। तो v स्क्वायर बाई एल को नहीं सर 60 नहीं आ रहा, 60 नहीं आ रहा। 60 नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार कि ये आएगा एक्चुअली mg कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1 प्लस, और मेरे ख्याल से साइन थीटा, शायद ऐसा कुछ बनेगा। 2 cos थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा। तो ये 60 नहीं आएगा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 2 cos थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा को कैसे सॉल्व करोगे, अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हो गया। इसको एनालाइज करो। क्वेश्चन तो आसान होते ही होते हैं, मतलब क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी होती नहीं है, लेकिन जब एग्जाम टाइम में आप बैठे होते हो ना, तो सारे कंसेप्ट याद आते रहे, मैथ भी प्रॉपर चलती रहे, आपकी कैलकुलेशन भी सही होती रहे, एक्यूरेसी भी बनी रहे, है ना, इस वजह से ये सब डिफिकल्ट होने लगता है। फिर सर cos इनवर्स 4/5। cos इनवर्स 4/5 मतलब सही, मतलब मुझे नहीं पता बच्चा, मेरे को आंसर नहीं याद है इसका, तो मैं मान लेता हूँ जो आप बोल रहे हो वो सही होगा, बट जो भी है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर तुमसे रिकमेंड करूंगा कि आप पेंडुलम की पूरी वर्किंग को अच्छे तरीके से समझो, पेंडुलम के पूरे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेंडुलम के ऊपर बार बार क्वेश्चंस आते हैं कि टेंशन एक्सट्रीम पॉइंट पर कैसे निकालते हैं, टेंशन मीन पॉइंट पर कैसे निकालते हैं, मीन पॉइंट की स्पीड एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे निकाली जा सकती है, एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सट्रीम पॉइंट पर, एक्सेलरेशन क्या होता है मीन पॉइंट पर। ठीक है, इसका कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने होना चाहिए, ताकि जब कभी क्वेश्चंस आए तो उस समय ना सोचना पड़ जाए कि यार ये क्या, पहले तो पढ़ा ही नहीं कभी हमने। तो आपको एक्सट्रीम और मीन पॉइंट की टेंशन फोर्सेस का आइडिया लग गया, एक्सट्रीम और मीन पॉइंट के एक्सेलरेशन का आइडिया लग गया, एक्सट्रीम और मीन पॉइंट की जो स्पीड है उनका आपस में रिलेशन आ गया एनर्जी कंजर्वेशन से। और फिर इन 3 के बाद जैसा क्वेश्चन कहे वैसा करते रहिए, क्वेश्चन जैसा डिमांड करता है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो कहा ही जाएगा करने को, उस हिसाब से कर लेंगे उसे। बोलिए, क्लियर हुआ ये चीज? जी सर। Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद आते हैं एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एग्जांपल है, जैसे टेंशन का एग्जांपल है वैसे ही नॉर्मल का रोलर कोस्टर वाला एग्जांपल। तो ये भी वही है कि वो जो कार, आपको इमेज तो उतनी क्लियर इमेज नहीं है, बट फिर भी ये जो एक तरीके से एम मास की जो, मतलब कार और प्लस पैसेंजर, मतलब कि पूरे को सिस्टम मान रहे हो ना, तो ये क्या हो रहा है कि इस तरीके के ट्रैक पे चलता है। ये ट्रैक कहीं पर कॉनकेव होती है, कहीं पर कॉन्वेक्स होती है। तो मैं दोनों एग्जांपल इसी में मिल गए, इसीलिए मैंने ये वाली इमेज उठाई थी कि यहाँ पे एक कॉनकेव सरफेस का भी एग्जांपल मिल जाएगा, कॉन्वेक्स सरफेस का भी एग्जांपल मिल जाएगा। पॉइंट ए पर जब वो होगा, मतलब एट पॉइंट ए, बार बार समझिएगा इंस्टेंटेनियस डायग्राम्स होते हैं, तो पॉइंट ए पर क्या फिगर बनेगी समझो। तो पॉइंट ए पर सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रोलर कोस्टर पे दिखाएंगे, तो पॉइंट ए पर आप mg का फोर्स दिखाएंगे नीचे, और ट्रैक की वजह से ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दो ही फोर्स दिखाने हैं आपको, mg और नॉर्मल एट पॉइंट ए। ओरिजिनल डायग्राम में देखना चाहते हो तो ये दिखा सकते हो आप, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल ऊपर की तरफ। अब आप खुद डिसाइड करो क्या रिजॉल्व करने की जरूरत है आपको यहाँ पर, क्या इन फोर्सेस को में से किसी को भी रिजॉल्व करने की जरूरत है? नहीं सर। है ना, हाँ सर। क्योंकि हाँ, जो फोर्स डायरेक्ट सेंटर की तरफ हो या डायरेक्ट सेंटर से बाहर हो,
डायरेक्टली टुवर्ड सेंटर, डायरेक्टली अवे फ्रॉम सेंटर, उनको टच नहीं करना है। तो अब और कुछ करना ही नहीं है। Na टुवर्ड सेंटर, Mg अवे फ्रॉम सेंटर है, ये अवे है सेंटर से, नॉर्मल टुवर्ड्स है। अब आप सीधा सीधा क्या करेंगे, नॉर्मल एट ए टुवर्ड्स में से अवे वाले को माइनस करिए और इसको उठा करके बराबर कर दो mv स्क्वायर बाई आर के। बट क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम इंस्टेंटेनियस है तो इसमें स्पीड पॉइंट ए वाली होगी, पॉइंट ए वाली। अब ये सब क्वेश्चन में दिया जाएगा तुमको कि ए पॉइंट की स्पीड कितनी है, बी पॉइंट की स्पीड कितनी है, इसकी टेंशन आप ना लें, ये सब न्यूमेरिकल में दिए जाएंगे। पॉइंट बी पर जब डायग्राम बनाओगे, पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर भी डायग्राम अगर आप रियल फिगर में ही देखना चाहते हो तो रियल फिगर में डायग्राम ये बन जाएगा। पॉइंट बी पर mg डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ट्रैक की वजह से ऊपर लगेगा। लेकिन अब आपकी इक्वेशंस अलग बनेंगी, क्योंकि अब की बार जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बी पॉइंट पर है ये सेंटर से अवे है और mg टुवर्ड्स है, mg सेंटर की तरफ है इस बार। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी विल बी मास इनटू v एट द बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब इसमें ये पूछते हैं ना कि सेफ स्पीड क्या होगी, मतलब कांटेक्ट लूज करने के चांसेस कहां पर है, मतलब नॉर्मल एट ए और नॉर्मल एट बी में से कौन सा नॉर्मल बड़ा है यार आपका। तो नॉर्मल एट ए फर्स्ट इक्वेशन से देखोगे तो वो mg प्लस m बाई आर वी ए स्क्वायर है, और नॉर्मल एट बी कैलकुलेट करो तो वो mg माइनस करके आ रहा है आपका माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर है, बट v अलग अलग होगा। इनफैक्ट r भी अलग होगा, ये r a वाले पॉइंट का लेंगे, यहाँ पर r b वाले पॉइंट का रखोगे। इसकी आदत बनाइएगा आप, सर्कुलर मोशन जब भी आप करोगे इसकी एक आदत बना लो, जब भी कोई इक्वेशन लिखेंगे वो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होगी, सारे पैरामीटर उस मूवमेंट पर लेने पड़ेंगे जिस मूवमेंट की इक्वेशन बना रहे हो आप। स्पीड भी उसी मूवमेंट पर, रेडियस भी उसी मूवमेंट पर, फोर्सेस भी उसी मूवमेंट पर, एक्सेलरेशन भी उसी मूवमेंट पर, सब कुछ इंस्टेंटेनियस। तो नॉर्मल एट ए mg प्लस समथिंग है, नॉर्मल एट बी mg माइनस समथिंग है, ऑब्वियसली नॉर्मल एट ए इज मोर देन नॉर्मल एट बी। और अगर आपसे कोई पूछे कि सेफ स्पीड क्या होगी, यानी कि क्रिटिकल स्पीड क्या होगी इस रोलर कोस्टर की, तो क्रिटिकल लेस देन v स्क्वायर बाय r होगी। हाँ जी, क्रिटिकल स्पीड निकालने के लिए आप कर सकते हो कि जो नॉर्मल एट बी है इट शुड बी पॉजिटिव नॉर्मल, अदरवाइज कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। सेफ स्पीड का मतलब टू बी इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट लूज ना करें, उसकी कंडीशंस क्या है, तो कॉन्टैक्ट लूज ना करने की कंडीशंस ये हैं कि नॉर्मल एट बी पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स कि स्पीड एट बी शुड बी लेस देन रूट ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस एट बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया आपको ये? Yes. यस सर। ठीक, अभी और एग्जांपल दे सकते हो इसके, एक तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो रहा है, एक और एग्जांपल आप ये ले सकते हो, देखो मैं बताऊं। सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस पहले बनाना सीख जाओ आप। सर्कुलर मोशन में दो बेसिक कंसेप्ट लगते हैं, एक तो उनकी इक्वेशंस का कंसेप्ट लगता है और उसके अलावा एक कंसेप्ट आपको लगता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत पड़ सकती है, ये हो सकता है कहीं कहीं पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ जाए आपको। तो जैसे मान लो अगर हम कहें कि एक स्फीयर है, इस स्फीयर के आपको देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स इसको याद करते हैं, किताबों में इसके ना 5-5 6-6 केसेस बना दिए गए हैं कि ये वाला केस, वो वाला केस, दुनिया भर के केस बना दिए गए हैं। क्या जरूरत है इतने सारे केस बनाने की वजह आपको? आपको मैं दो टाइप के एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल होता है कि जिसमें हम एक सिलेंडर के अंदर से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब एक मास m है, वहां से आपने v वेलोसिटी दे करके किसी पार्टिकल को भेजा u वेलोसिटी दे करके, और वो पार्टिकल सिलेंडर के अंदर ही अंदर आगे बढ़ रहा है। कुछ टाइम बाद वो मान लो यहाँ कहीं पर आ गया थीटा एंगल पर, तो क्या इक्वेशन बनाओगे थीटा एंगल पर जाकर के? यहाँ पर थीटा एंगल पर क्या इक्वेशन बनाएंगे? और कुछ केसेस में सिलेंडर के टॉप साइड से बाहर बाहर स्टार्ट करते हैं कि सिलेंडर के टॉप पॉइंट पर u स्पीड दी और वो वहां से रिवॉल्व करता हुआ नीचे आ रहा है, ठीक, और फिर वो थीटा एंगल पर आ गया, तो अब यहाँ पर क्या इक्वेशंस बनाओगे? तो इनके नाम दे देते हैं यार, ए पॉइंट और बी पॉइंट का नाम इसको भी दे देते हैं, और सिमिलरली इसको भी आप वैसे ही ए पॉइंट और बी पॉइंट का नाम दो। तो पहले आप फिगर 1 में आओ, जो हमारा फिगर 1 है उसमें क्या इक्वेशंस बनेगी और फिगर 2 में क्या इक्वेशंस बनेगी। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। फिगर ए के पॉइंट ए पर जब हो गए आप, फिगर ए में अगर हम पॉइंट ए पर चलते हैं तो अब बड़ा क्लियर है कि पॉइंट ए पर आपको mg नीचे दिखाना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर दिखाना पड़ेगा। और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें से रिजॉल्व किसी को नहीं करना है आपको, क्योंकि mg डायरेक्टली सर्किल की सेंटर की तरफ है और नॉर्मल टुवर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर है,
तो सीधा सीधा आप इक्वेशन लिखोगे mg माइनस नॉर्मल बराबर m u स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा। वहीं पर अगर आप बी पॉइंट पर इक्वेशन बनाना चाहते हो तो बी पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन सर्कल के बाहर की तरफ ऐसे जाएगी, जिसको NA और NB से डिनोट कर देते हैं। m इंटू जी वाला फोर्स नीचे होगा। अब आप बताओ, NB वाला फोर्स तो सेंटर से अवे दिख रहा है मेरे को, अवे फ्रॉम सेंटर है ये। mg वाला फोर्स ना तो डायरेक्टली सेंटर की तरफ है ना डायरेक्टली सेंटर से बाहर है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, क्लियर है फिर कि mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा। बस खत्म हो गया। mg रिजॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप mg को रिजॉल्व करेंगे आपको सेंटर की तरफ mg cos थीटा दिखेगा और टेंजेंट की तरफ आपको दिखेगा mg sin थीटा। अब आपको जो सेंटर की तरफ mg cos थीटा दिख रहा है उसको पॉजिटिव रखना है, तो सेंटर की तरफ mg cos थीटा और सेंटर से बाहर की तरफ नॉर्मल एट पॉइंट बी, इसको रखोगे m बाई आर इंटू वी स्क्वायर। बट अगेन इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस होती हैं तो अब स्पीड आपको बी पॉइंट पर चाहिए होगी। जिस पॉइंट की इक्वेशन बना रहे हो उस पॉइंट की स्पीड चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे, स्पीड बी पॉइंट पर निकालेंगे कैसे कि यहाँ पर कितनी स्पीड हो। एनर्जी कंजर्वेशन से। हाँ, इसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन है। इसके लिए आप ए से बी तक क्या करोगे, ए टू बी, आप ये कह सकते हो कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अब इसको कैसे कंजर्व कराएंगे, पॉइंट बी से कितना ऊपर है पॉइंट ए, ये कैलकुलेट करो। पॉइंट बी से कितना ऊपर पॉइंट ए है, पॉइंट बी से कितना ऊपर, यानी हाइट क्या है, हाइट ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी। तो ये वर्किंग भी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये हाइट आपको मिलेगी r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको करिएगा, हाइट वाला कैलकुलेशन बार बार करना कुछ। और जब ये इतनी हाइट पर होगा तो m इंटू जी इंटू हाइट से इसकी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस फोर्स को आप कह सकते हो कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट विच इज हाफ m u स्क्वायर, एनर्जी कंजर्व करा के, और इक्वल टू जब बी पॉइंट पर आ जाएंगे तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m v एट बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट। हमने मतलब बी पॉइंट को अपना वो मान लिया है, ग्राउंड टाइप का, बी पॉइंट को रेफरेंस माना है, यानी बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के चल रहे हैं। इक्वेशंस क्लियर हो गई आपको यहाँ पर? यस सर। ठीक है ना। अब कभी कभी पूछते हैं कि कितने एंगल थीटा पर जा करके ये कांटेक्ट लूज कर जाएगा, मतलब कितने एंगल थीटा के बाद ये बाहर सर्कल से अपना कांटेक्ट लूज कर जाएगा। तो अब उसमें क्या करना है, आप नॉर्मल जीरो कर देंगे उस वक्त। हाँ, एनबी को जीरो कर दीजिए, एनबी जीरो करते ही आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। फिगर 2 में अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हो, ठीक है, फिगर 2 में अगर इक्वेशन बनाना चाहते हो तो देखो कितना आसान है। वापस पॉइंट ए पर चलोगे तो नॉर्मल ऊपर, एन एट ए ऊपर, एम जी नीचे। अब आपको क्लियर हो चुका, आप कुछ नहीं बताने की जरूरत है। एन ए माइनस एम जी इक्वल्स टू एम बाई आर, और ए पॉइंट की वेलोसिटी यू स्क्वायर। खत्म हो गया इक्वेशन। बी पॉइंट पर गए तो नॉर्मल सेंटर की तरफ लगेगा, एम जी नीचे लगेगा। क्लियर हो गया कि एम जी को रिजॉल्व करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि वो डायरेक्टली सेंटर की तरफ नहीं है और ना ही वो टेंजेंट की तरफ है। तो आज को रिजॉल्व किया, एम जी कॉस थीटा हो गया इधर की तरफ, और एम जी साइन थीटा टेंजेंट की तरफ नीचे की तरफ आ गया। तो दूसरी इक्वेशन आपने ये बनाई कि नॉर्मल एट बी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन वहां पर वी एट बी पॉइंट की। और फिर वही कहानी कि ए और बी के बीच एनर्जी कंजर्व कराएंगे, तो एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू द एनर्जी एट बी। अब आप क्या वही काम करोगे, फिर ए को रेफरेंस मानो और ये पता लगाएंगे कि ए से कितनी हाइट पर बी चला गया, हाइट ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ए, मतलब ये हाइट कैलकुलेट करो, वो उतनी ही आएगी, बार बार वही आती है। ये फिर से आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू एम जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर हो गई, प्लस बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम कुछ स्पीड v मान लेंगे इसकी, वी बी, तो लिख दोगे आप हाफ एम वी बी स्क्वायर इक्वल टू ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट। ये तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इनमें बस एक क्वेश्चन आगे बढ़ करके ये आता है कि वो जो u है वो मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए। मिनिमम स्पीड का एक आर्टिकल आता है टू कंप्लीट दिस सर्कुलर मोशन। तो वो कैसे निकलेगा वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो अब आगे डिस्कस कर लेंगे। बट बेसिक्स उसका यही होगा। बेसिक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आप इक्वेशंस को बनाना, आपको इक्वेशन मेकिंग समझ में आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारी इक्वेशंस कैसे बनेगी, तो इसके आगे तो देखिए मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन वो सब मैथ का पार्ट हो जाएगा।
मैथमेटिकल पार्ट हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं कि मैथ में वहां पर कौन सा कंसेप्ट लगाना है, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री लगानी है कि कैलकुलस लगानी है कि अलजेब्रा लगानी है, वो तो आप किसी भी स्टेज पर लर्न कर लोगे। हमारा फोकस ये है कि सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल जब भी तुम्हारे सामने आए, इस टाइप का कोई कंफ्यूजन ना माइंड में रहे कि यार किसको रिजॉल्व करना है, किसको नहीं रिजॉल्व करना है, किसमें से किसको माइनस करना है, किसको प्लस करना है। ये इस छोटी छोटी बातों का कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि अगर यहाँ पर स्टक कर गए तो एक तो स्पीड आपकी चली गई न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। स्पीड इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम टारगेट एग्जाम को लेके चलूं, स्पीड स्पीड इंपॉर्टेंट है, और स्पीड स्पीड तभी आएगी जब आपका ना ये स्टेप क्लियर होगा। थ्योरेटिकली आप बहुत साउंड होने चाहिए कि अच्छा ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप खत्म। मैथ वाले पोर्शन में टाइम लगेगा, इक्वेशंस में से कहां से क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो प्रैक्टिस का पार्ट है। बोलो, आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है जो भी डिस्कशन हुआ है अभी तक? मतलब ये इक्वेशंस बनाना आप, यस सर। यस सर। हाँ, मतलब अब आप अपने आप समझ जाओगे ना क्या करना है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि mv² फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाना होता है। यस सर। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना, mv² दिखाना नहीं होता है। mv² इक्वेशन बनाते वक्त जब आप इक्वेशंस बनाओगे तो सेंटर वाली फोर्सेस को mv² के बराबर लिखना होता है, mv² ड्रॉ नहीं करना होता है। प्रॉब्लम सारी की सारी वहीं से आती है फिर, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये कोनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके लिए सर्कुलर मोशन के, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो तीसरा रोलर कोस्टर, जहां नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस का, और एक ये वाला कंसेप्ट जहां पर सर्कुलर मोशन में कांटेक्ट लूज हो जाता है कभी कभी, या फिर एनर्जी कंजर्व करानी पड़ती है आपको। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है ये चीज, मेनली ये चीज वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आएगी जब आप किसी हाइट पर जाओगे या किसी हाइट से नीचे आओगे। क्योंकि हाइट पे जाना या हाइट से नीचे आना, दोनों ही केसेस में पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी तो नेचुरल सी बात है कि वो काइनेटिक एनर्जी में या तो उसको इंक्रीज कराओगे या काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कराओगे, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व रखते ही हो फ्रिक्शनलेस सर्फेसेस मान करके। तो ऐसे आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन के किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से डील कर सकते हो, बड़ी आसानी तरीके से। एक और एग्जांपल बस इसको कंप्लीट करने के लिए दिखा रहे हैं आपको कि क्या करना होगा। और मेरी स्टेटमेंट को ध्यान रखना कि आप सर्कुलर मोशन क्या मतलब, बेसिकली न्यूटन लॉ का कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, कोई भी न्यूमेरिकल सर्कुलर मोशन हो चाहे वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो, फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा इंस्टेंटेनियस होता है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। उसमें फोर्सेस इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट होती हैं, मासेस एक्सेलरेशंस भी इंस्टेंटेनियस ही आते हैं। अब जैसे यहाँ पर एल लेंथ की अगर एक स्ट्रिंग है, एल लेंथ का स्ट्रिंग है, और इससे एम मास का एक पार्टिकल अटैच करके और रेस्ट की कंडीशन पर इसको रिलीज किया जा रहा है। रेस्ट की कंडीशन पर मान लो इसको यहाँ से रिलीज कर रहे हो, तो ये एज अ पेंडुलम स्विंग कर जाएगा। मतलब अगर आप इसका डायग्राम सोचेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो ये पेंडुलम बन करके ऐसे रिवॉल्व करके नीचे आ जाएगा एज अ पेंडुलम। तो ये यहाँ से चलेगा और छोड़ते ही वो एज अ पेंडुलम बन करके नीचे आ जाएगा। मान लो यहाँ तक आ गए, एज अ पेंडुलम बन करके हम इस पॉइंट तक आ गए, एम मास तक आ गए। यहाँ से यहाँ तक आपने एक सर्कुलर पाथ कवर किया, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए यहाँ पर टेंशन फोर्स कितनी लग रही होगी, यहाँ पर क्या स्पीड होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे कि टेंशन फोर्स कितना होगा और स्पीड कितनी होगी। तो भाई आप सबसे पहले जब आपको ये समझ में आ गया कि ये मोशन सर्कुलर है, और इसीलिए बार बार रिवीजन नोट्स के लिए कहा जाता है आपसे, बार बार कहते हैं कि अपने नोट्स तैयार रखो। और सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत ज्यादा नोट्स की जरूरत नहीं है, आपको ना सिर्फ ये वाला पन्ना ध्यान रखना है, बस ये वाला पेज, सिंगल पेज अपने सामने रखो। क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। इस पेज को रखो सामने, आप सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल करना चालू कर दो, स्टार्ट कर दो। लेकिन जो पॉइंट्स कहे गए हैं उनको फॉलो करिए। हम लोग ना बहुत ज्यादा, मतलब क्या होता है क्वेश्चंस करते वक्त और स्पेशली एग्जाम टाइम पर, जल्दी के चक्कर में स्टेप को गायब करने लगते हो, आप ओवर स्टेपिंग करने लगते हो। तो मैं अपने स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना स्टेप फॉलो करूंगा। मैं यहाँ पर mg का फोर्स दिखाऊंगा और यहाँ पर टेंशन फोर्स दिखाऊंगा। ये मेरा काम हो गया, mg और टेंशन दिखाया मैंने। अब मैंने अपने वापस रूल्स को पढ़ा कि टेंशन फोर्स तो यार डायरेक्ट टुवर्ड सेंटर जा रहा है, तो उसको तो डिस्टर्ब करेंगे नहीं।
टुवर्ड सेंटर है डायरेक्टली। mg जो है वो टुवर्ड सेंटर नहीं है, तो mg को रिजॉल्व कर लेते हैं, mg का कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। अब मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, आपकी नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट करने में भी एक गलती होती है कि जिधर साइन थीटा होना चाहिए उधर आप कॉस थीटा कर देते हो, जिधर कॉस थीटा होना चाहिए उधर साइन थीटा कर देते हो, तो ये भी एक ब्लंडर है। कंपोनेंट्स हो गए मेरे, mg साइन थीटा अवे फ्रॉम सेंटर आया, t टुवर्ड सेंटर है, तो मैंने यहाँ पर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी कि t माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू m बाई जो भी उसकी लेंथ है और इनटू यहाँ पर जो स्पीड आएगी v स्क्वायर। मतलब अगर आप इसको b पॉइंट से डिनोट करो और इसको a पॉइंट से डिनोट करो तो ये v एट b पॉइंट, क्योंकि इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस होती है ये, यानी कि ये टेंशन भी आपको b पॉइंट पर ही मिलेगा, सब कुछ इंस्टेंटेनियस होगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन जो लाओगे, a से b तक आने में आप कितना राइज कर रहे हो या कितना फॉल कर रहे हो, ये देख लो आप, मतलब कितना ऊपर जा रहे हो या फिर कितना नीचे आ रहे हो। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यानी आप इतना डिस्टेंस नीचे आए हो, ये डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस। तो ए से नीचे की तरफ आ रहे हैं, कितना नीचे आ रहे हैं, तो ये ग्रीन कलर वाली लेंथ। अब ये ग्रीन कलर वाली लेंथ एल और थीटा के फॉर्म में निकालनी है आपको, जितनी ग्रीन कलर की लेंथ है इतनी हाइट आप नीचे आ रहे हो। आर साइन थीटा। हाँ, एल साइन थीटा, मतलब इसको एच कह दीजिए। जी। तो इसका मतलब आप h डिस्टेंस नीचे गिरे हो, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी रही होगी mgh जो कि एल साइन थीटा, और पॉइंट ए पर, मतलब दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए हाफ एम। लेकिन हमने क्वेश्चन को पढ़ा कि ए पॉइंट पर तो वो रेस्ट पे था, तो हाफ एम जीरो स्क्वायर कर दिया उसको, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू, जब हम बी पॉइंट पर आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं बी पॉइंट पर, क्योंकि सीधे सीधे काइनेटिक लिखोगे, हाफ एम है वी बी स्क्वायर, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी एट बी। सेकंड इक्वेशन हो गई आपकी ये। यहाँ से वी बी स्क्वायर को ले जा करके वैल्यू ऑफ वी बी स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन में रख दो और टेंशन फोर्स की एक वैल्यू मिल जाएगी आपको, कितनी होगी। और डेप्थ में कोई क्वेश्चन जाएगा, और अगर आप डेप्थ में जाओगे, डेप्थ नहीं है वो, आप लोगों के लिए है, आपके लिए परेशानी वाली बात हो सकती है, लेकिन जिसके पास वो पेज है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब कोई क्वेश्चन ये पूछे कि बताओ एक्सेलरेशन पॉइंट ए पर कितना था और एक्सेलरेशन पॉइंट बी पर कितना था, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज एक्सेलरेशन एट ए पॉइंट, व्हाट इज एक्सेलरेशन एट बी पॉइंट, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ए पर कितना एक्सेलरेशन है, बी पर कितना एक्सेलरेशन है। सर ए पर जी होगा। हाँ बिल्कुल, तो हमने कहा ए पर जो एक्सेलरेशन है, हमने तो ये कहा कि ये सर्कुलर मोशन है यार, तो हमने कहा कि आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे ए पॉइंट पर, ए सेंट्रीपिटल एट ए और प्लस ए टेंजेंशियल एट ए। हम तो सीधा सीधा एक चीज जानते हैं कि क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो आप ए क्या किसी भी पॉइंट पर पूछोगे तो यही दोनों एक्सेलरेशन होंगी किसी भी पॉइंट पर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को देखने के लिए आपको बॉडी की स्पीड चाहिए होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्पीड से आता है, वी स्क्वायर बाई आर से आता है, और पॉइंट ए पर रेस्ट पे हो आप तो वहां पर कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए फोर्सेस देखा करो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए स्पीड को देखा करो, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए वहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बना करके ये देख लो कि कौन सा फोर्स टेंजेंट की तरफ होगा। तो अगर आप पॉइंट ए पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, सिर्फ यही फोर्स होगा जो टेंजेंट की तरफ होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंशियल फोर्स अपॉन मास, तो ये g हो गया नीचे की तरफ। अब मुझे बी पॉइंट पर अगर एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन एट बी पॉइंट क्या होगा, तो फिर वही चीज कि दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट द पॉइंट बी प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट द पॉइंट बी। एक बार फिर मैंने कंसेप्ट को याद किया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए मुझे बॉडी की स्पीड से लेना होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने कहा कि ये वी स्क्वायर बाई एल होगा, बट ये वी बी पॉइंट का लेंगे जो अभी पीछे आपने कैलकुलेट किया है एनर्जी कंजर्वेशन से। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगा, टुवर्ड्स सेंटर। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि इस फ्री बॉडी डायग्राम का कौन सा फोर्स टेंजेंट की तरफ है, जी mg cos cos theta। जी कॉस थीटा।
तो टेंजेंशियल हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम से लाया करो, सेंट्रीपिटल हमेशा स्पीड से लाया करो, जिसके लिए एनर्जी आपको हेल्प करेगी। तो ये हो गया जी कॉस थीटा अलोंग टेंजेंट। तो रिजल्टेंट कैसे लाओगे? इसको डायरेक्ट नहीं ऐड करना होता है, क्योंकि एक सेंटर की तरफ है, एक टेंजेंट की तरफ है, तो यानी 90 डिग्री के दो वेक्टर हैं ये। तो इसके आगे आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर सकते हो कि नहीं, टोटल एक्सेलरेशन को निकालने के लिए बी पॉइंट की, यस सर। है ना? मतलब वो रूट में, क्योंकि दो 90 डिग्री वेक्टर्स हैं, तो आप एक तरफ लिखोगे जी कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस दूसरी तरफ जो स्पीड एट बी है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल करके इसका होल स्क्वायर। ये टोटल रिजल्टेंट आएगा आपका आंसर। बोलिए भाई। यस सर। जी सर। ठीक है, आगे इसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, अब इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। आज के लिए इतना ही सर रखते हैं। हाँ जी।